हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो एक बार मैं फिर हाजिर हूं देहरादून से हमारे सफ़र को आगे बढ़ाने के लिए। तो बच्चों, मस्त होके बैठना, चौड़े होके बैठना, स्ट्रेस फ्री होके बैठना, क्योंकि एक बार फिर तुम्हारे भाई की क्लास है। बच्चों, लास्ट लेक्चर आपको रिकॉर्डेड मिला था। लेक्चर छोटा था लेकिन वजन ज़्यादा था। आपको अच्छे से ग्राफ बताए गए और अच्छे से आपको वो चीज़ पूरी की पूरी समझ में आ गई होगी। तो आज और कल ये 2 दिन मेरी क्लास है और ये इसलिए ली गई है ताकि कल आपको फ्री कर दिया जाए क्लास 12 के सिलेबस से। तो हमारा एक चैप्टर रह गया है बायोडाइवर्सिटी, जो आज और कल में 1000% खत्म हो जाएगा। तो कल हमारी क्लास 12 की आखिरी क्लास होगी। कल हमारी क्लास 12 के सिलेबस की आखिरी क्लास होगी। ठीक है। और ये जो चैप्टर है बहुत आसान चैप्टर है, थ्योरेटिकल चैप्टर है, डेटा बहुत ज़्यादा है, डेटा आपको याद करना है। तो ये चैप्टर जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, थोड़ा अलग स्टाइल से पढ़ाऊंगा। ठीक है, किस स्टाइल से पढ़ाऊंगा वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन एक प्रॉमिस किया गया था, एक प्रॉमिस किया गया था आप लोगों से कि जब हमारी क्या बोलते हैं उसको, बैच स्टार्ट होने से पहले या बैच स्टार्ट होने के बाद पहली क्लास थी, या ओरिएंटेशन में आपको एक कहा गया था, मैंने आपको कहा था कि मैं आपको हर चैप्टर के वन शॉट प्रोवाइड करूंगा। तो जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट कंप्लीट हुआ था, तो उसके बाद बच्चों ने बोलना स्टार्ट किया, सर वन शॉट नहीं दिया, वन शॉट नहीं दिया। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस के बाद बोलना स्टार्ट किया। मैंने कहा भाई प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस होने दे तब दूंगा। फिर बोलना स्टार्ट किया मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में, सर वन शॉट नहीं दिया, वन शॉट नहीं दिया। ठीक। फिर अब वो सब मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी, हर चीज का एक सही समय होता है। अगर आप उस चीज को पहले करने की सोचोगे तो सारा का सारा सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। क्योंकि अब हम परसों परसों नहीं, कल, आज और कल हम फ्री हो जाएंगे। तो अब जब मेरा 12th का सिलेबस कंप्लीट हो गया तो मेरे ऊपर अब कोई भी बर्डन नहीं है, कुछ भी नहीं रहेगा। तो मैं अब आपको वन शॉट प्रोवाइड करूंगा। तो बच्चों, नेक्स्ट वीक में आपको प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस का वन शॉट आएगा। 8 घंटे का वन शॉट होगा, क्योंकि पूरा डिटेल होगा और बोर्ड पे लिख के पढ़ाऊंगा पूरा का पूरा आपको वन शॉट। और उसके अंदर पूरे के पूरे क्वेश्चंस भी होंगे। अब जो मैंने आपको 21 लेक्चर में चैप्टर कंप्लीट किया है, अब मैं उसको 8 घंटे में आपको लेकर आऊंगा और बहुत क्वालिटी के साथ लेकर आऊंगा। ठीक है। मेहनत बहुत लगेगी, क्योंकि वन शॉट बनाना, 8 घंटे का वन शॉट का मतलब होता है एक हफ्ता पूरा का पूरा गया। लेकिन कोई बात नहीं, जब यहां तक हमने इतने अच्छे से लेकर आए हैं, इतना कुछ किया है, तो वन शॉट का कलंक अपने माथे पे नहीं रखेंगे। ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस का नेक्स्ट वीक में वन शॉट मिलेगा और उसके बाद आपको मॉलिक्यूलर बेसिस का मिलेगा। ठीक है। ये 2 चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। 6 से 7 क्वेश्चन आएंगे एक चैप्टर से, तो इस पे पूरी की पूरी मेहनत करना। ठीक है। और बैचेस में हम लोग हाँ, रिवीजन सीरीज ऑफ मॉलिक्यूलर बेसिस, ठीक है, वो तो अपना मॉर्निंग में चलेगा ही चलेगा, है ना। 20-25 मिनट के जो लेक्चर हैं वो तो चलेंगे चलेंगे। ठीक है। वन शॉट तो एक दिन ही गिरेगा, पूरा का पूरा पहाड़ गिरेगा वन शॉट, उसको तुम्हें आराम आराम से खाना है। ठीक है। मॉर्निंग में 20 मिनट्स 25 मिनट की रिवीजन सीरीज में एनसीईआरटी वाली कंटिन्यू करूंगा। और जो इवनिंग में हमारे लेक्चर्स आएंगे बेटा, उसके अंदर मैं आपको 11th का रिवीजन करवाऊंगा। ठीक है। 11th का रिवीजन करवाऊंगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का भी कराऊंगा। पहले मैं एक ही तो इंसान हूं, पहले प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस मॉलिक्यूलर बेसिस को ले लो, समझो ये ट्रेंड कर रहे हैं, ये बहुत बड़े चैप्टर हैं। ठीक है। सब कराऊंगा। तो क्लास आना बंद मत करना कभी भी। एक्चुअल तो अब आएगा मजा। ठीक है। क्लास 11th का भी पूरा क्वालिटी के साथ रिवीजन कराऊंगा एकदम बढ़िया तरीके से। ठीक। तो ये सारी बातें मुझे आपसे करनी थी, और ये बातें मुझे आपसे करनी थी। और नेक्स्ट वीक प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस का वन शॉट आएगा, मैं वचन देता हूं। ठीक है। मैंने तैयारी स्टार्ट कर दी है। ठीक है। लिटरेचर पे काम करना स्टार्ट कर दिया है। तो बच्चों, आज जो चैप्टर है बहुत आसान है, थ्योरेटिकल है,
डेटाबेस चैप्टर है और जिस तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा आप इस चैप्टर को वैसे ही करेंगे, ठीक है, चिल्लम चिट्टी नहीं करेंगे ठीक है, जिस तरीके से मैं आपको कराऊंगा। देखिए मैंने पूरी की पूरी एनसीईआरटी लगाई हुई है, पूरी की पूरी एनसीईआरटी लगाई हुई है, पूरा का पूरा डेटाबेस चैप्टर है, जहां समझने का है वहां मैं आपको पूरा का पूरा समझाऊंगा, एक एक वर्ड आपको एक्सप्लेन करूंगा, इस पैराग्राफ को यहां समझाऊंगा, इस पैराग्राफ को यहां समझाऊंगा, इस पैराग्राफ को यहां समझाऊंगा, इस पैराग्राफ को यहां समझाऊंगा। तो इस तरीके से हम इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, इसको इसी तरीके से पढ़ना है, ऐसे ही पढ़ाया जाता है, ठीक है, इसको ऐसे ही पढ़ना है, इसके नोट्स ऐसे ही बनेंगे। तो अगर ये चीज क्लियर है तो इनफ ऑफ टॉक्स, आगे हम पढ़ाई करते हैं। जल्दी से यस सर लिख दीजिए, जल्दी से यस सर लिख दीजिए। नहीं, नोट करना है आपको, नोट करना है, मेरी बात समझना, नोट करना है, ठीक है, नोट करना है, ठीक है, मतलब मैं आपको ये चीजें एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, ये चीजें मैं आप एक्सप्लेन करूंगा। आप एक नोटबुक लेके बैठिए और पेन लेकर बैठिए, ठीक है, नोटबुक लेकर बैठिए, पेन लेके बैठिए और एनसीईआरटी लेके बैठिए। तो आप देखते रहिएगा सर एनसीईआरटी का कौन सा पैराग्राफ एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है, और उस पैराग्राफ में आपको जहां पे दिक्कत आएगी वो मैं यहां लिखूंगा, आप अपनी कॉपी में लिखते रहना कि एनसीईआरटी का पेज ये, सेकंड पैराग्राफ की 5 लाइन और ये इसका एक्सप्लेनेशन सर ने यहां पर इस तरीके से किया है, ठीक है, इस तरीके से। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। If an alien from a distant galaxy were to visit our planet Earth, the first thing that would amaze and baffle him would most probably be the enormous diversity of life that he would encounter. तो अगर डिफरेंट गैलेक्सी से एलियन हमारे अर्थ पर, हमारे प्लेनेट पर आते हैं, तो सबसे ज्यादा जो चीज उनको फैसिनेट करेगी वो ये करेगी कि हमारे अर्थ पर डिफरेंट टाइप के प्लांट्स, डिफरेंट टाइप के एनिमल्स, डिफरेंट टाइप के माइक्रोब्स प्रेजेंट है, डिफरेंट टाइप के माइक्रोब्स प्रेजेंट है। तो बच्चों अगर मैं आपको बोला कि एनसीईआरटी के इस पैराग्राफ से आपको क्या समझ में आया कि अगर एलियन हमारे अर्थ पे आए तो उन्हें जो चीज फैसिनेट करेगी वो यहां पर पाई जाने वाली डिफरेंट टाइप के प्लांट्स, एनिमल, माइक्रोब्स, मतलब डिफरेंट वास्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ, जिसको हम बोलते हैं बायोडायवर्सिटी, जिसको हम बोलते हैं बायोडायवर्सिटी। ठीक, ये पहला स्लाइड में है तो इसका तो कोई नोट्स बनेगा नहीं, यहां से तो कोई क्वेश्चन आएगा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, इवन फॉर ह्यूमंस द रिच वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म with which they share this planet never cease to astonish and fascinate us. The common man would find it hard to believe that there are more than 20,000 species of ants. यहां से तुम्हें क्या याद करना है, क्या याद करना है, जो बताऊंगा वही पढ़ना। आंट्स की कितनी स्पीशीज है? 20,000 से ज्यादा। बीटल की कितनी है? 3 लाख स्पीशीज ऑफ बीटल। फिशेस की कितनी है? 28,000 स्पीशीज ऑफ फिशेस। और नियरली ऑर्चिड्स की स्पीशीज है 20,000। पूरा फोकस करना, सब याद करा दूंगा, मेरे साथ साथ मन में बोलते जाना, पढ़ते जाना। अगर अभी नहीं पढ़ोगे तो खुद से पढ़ना पड़ेगा, खुद से पढ़ोगे तो तकलीफ ज्यादा होगी। ठीक, आंट्स की है 20,000, बीटल्स की है 3 लाख, फिशेस की है 28,000 और ऑर्चिड्स की है कितनी?
20,000। ठीक, आगे गए हम। अब खुद से रिवाइज करना कि बीटल की कितनी थी, करीब आपकी थी 3 लाख स्पीशीज। ऑर्चिड्स की कितनी थी, करीब आपकी थी 20,000। इस तरीके से रिवाइज करते हुए चलना, याद करने का ज्यादा है, सबसे आसान चैप्टर है। इकोलॉजिस्ट एंड इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट have been trying to understand the significance of such diversity by asking important questions। तो जो इकोलॉजिस्ट है वो हम लोगों से कुछ सवाल कर रहे हैं और इन सवालों के जवाब से ये पता चलेगा कि बायोडायवर्सिटी हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। क्या है सर वो सवाल? Why are there so many species? पहला सवाल कि हमारे अर्थ पे इतने टाइप के प्लांट्स, इतने टाइप के एनिमल क्यों है? क्यों है? जो मैं नोट करूंगा वो आपको नोट करना है, ठीक है? आपको कॉपी में साइड में नोट करना है जो मैं नोट करूंगा, ठीक है? आपको नोट करने का टाइम भी दूंगा। Why are there are so many species? पहला क्वेश्चन, ठीक है? पहला क्वेश्चन आपका कि भाई इतनी सारी स्पीशीज क्यों है? तो भैया इसका जो जवाब जाएगा, इसका जो जवाब जाएगा वो आपका जाएगा कि भाई डिफरेंट टाइप के हैबिटेट प्रेजेंट है आपके, डिफरेंट टाइप ऑफ हैबिटेट और क्लाइमेटिक कंडीशन प्रेजेंट। तो हर तरह की स्पीशीज को अलग अलग टाइप का क्लाइमेट, अलग अलग टाइप का हैबिटेट सूट करता है। कोई ठंडी जगह पे रहेगा, कोई गर्मी जगह पे रहेगा, कोई डेजर्ट में रहेगा जहां बारिश ज्यादा होती है, कुछ लोग वहां पर आप रहेंगे। ठीक, अभी पढ़ाने दो बेटा, अभी सवाल मत पूछो कि बोर्ड का कैसे करेंगे, मैं सब कराऊंगा, अभी मुझे पढ़ाने तो दो बेटा, है ना? अभी पढ़ाने दो। ठीक, डिड सच ग्रेट डाइवर्सिटी एग्जिस्ट थ्रू आउट द अर्थ हिस्ट्री? दूसरा क्वेश्चन, डिड सच ग्रेट डाइवर्सिटी एग्जिस्ट थ्रू आउट अर्थ हिस्ट्री? आंसर जाएगा आपका नो, क्योंकि क्या लिखा हुआ है? डिड सच ग्रेट डाइवर्सिटी एग्जिस्ट थ्रू आउट द अर्थ हिस्ट्री। क्या हमेशा एक जैसी डाइवर्सिटी रहती है? नहीं, स्पीशीज आपकी डिसअपियर भी होती है, एक्सटिंक्ट भी होती है, और इकोलॉजिकल डिस्टरबेंस की वजह से काफी सारी स्पीशीज की डेथ भी होती है। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे? नो, बिकॉज स्पीशीज becomes extinct after some time, due to natural or man-made disturbance। पूरा फोकस करना, बहुत अच्छे से लेके चलूंगा, ठीक है? दूसरे सवाल का जवाब आपको मिल गया, इस वाले सवाल का जवाब आपको मिल गया। हाउ डिड दिस डाइवर्सिफिकेशन कम अबाउट? ठीक है, तीसरा सवाल, इतनी डाइवर्सिटी कैसे है? इतने टाइप के प्लांट और एनिमल कैसे है? इतनी टाइप की डाइवर्सिटी कैसे है? इतनी टाइप की डाइवर्सिटी कैसे है? इट इज ड्यू टू वेरिएशन इन जीन और डीएनए और क्रोमोसोम which leads to evolution और speciation। स्पीसिएशन का मतलब फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज, तीन क्वेश्चन एक्सप्लेन हो गए, ठीक है? हाउ एंड व्हाई इज दिस डाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट टू बायोस्फीयर? चौथा सवाल,
चौथा सवाल, भैया इस सवाल का जवाब एक लाइन में नहीं दिया जा सकता। बायोडायवर्सिटी क्यों जरूरी है? 80% प्लांट का पॉलिनेशन इंसेक्ट की वजह से होता है। अगर इंसेक्ट नहीं रहेंगे तो 80% प्लांट में पॉलिनेशन नहीं होगा, उनकी स्पीशीज सरवाइव नहीं करेगी। तो अगर कल को 80% प्लांट नहीं रहेंगे तो ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम हो जाएगा और हम भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर मैं आपसे कहूं कि भैया जो पॉलिनेशन है वो किसकी वजह से है? ड्यू टू इंसेक्ट। कितने परसेंट प्लांट में? 80% प्लांट में। तो अगर कल को प्लांट डिसअपियर हो गए, इफ प्लांट एक्सटिंक्ट, अगर प्लांट डिसअपियर हो गए तो नो लाइफ ऑन अर्थ। ये तो अंडरस्टूड है, छोटी क्लास का सवाल है, सोशल स्टडीज का क्वेश्चन है ये आपका, ठीक है। वुड इट फंक्शन एनी डिफरेंशियली इफ द डाइवर्सिटी वॉज मच लेस? अगला सवाल आपका फिफ्थ क्वेश्चन, वुड इट फंक्शन एनी डिफरेंशियली इफ द डाइवर्सिटी वॉज मच लेस? यस। अगर डाइवर्सिटी लेस है, अगर डाइवर्सिटी आपकी लेस है तो वो इकोसिस्टम जो होगा वो अनस्टेबल होगा। वो जगह, वो एरिया कैसा होगा? अनस्टेबल होगा। सिंपल सी बात है यार, सिंपल सी बात है भाई। जिस स्पीशीज के नंबर जिस एरिया में सबसे ज्यादा होते हैं, दबदबा उसी का होता है, डोमिनेंसी उसी की होती है। तो अगर मैं कहूं कि मेरे पास मेरे बाग में आम के सिर्फ 3 या 4 ही पेड़ हैं तो प्रोडक्टिविटी आम की बहुत कम होगी। लेकिन मेरे बाग में आम ही आम भरे पड़े हुए हैं तो मेरे बगीचे में प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा होगी। फिर चाहे वो लकड़ी कलेक्ट करने के उसमें हो या आम खाने के उसमें हो या फिर ऑक्सीजन लेवल के रेस्पेक्ट में हो, ठीक। हाउ डू ह्यूमन बेनिफिट फ्रॉम द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ? फिफ्थ के बाद ये है आपका सिक्स क्वेश्चन, ये है आपका सिक्स क्वेश्चन। ह्यूमन को क्या फायदा है? एक वर्ड में खत्म कर देते हैं भाई। ह्यूमन को क्या मिलता है? ऑक्सीजन मिलता है। तो ह्यूमन को क्या मिलता है? ऑक्सीजन मिलता है फ्रॉम प्लांट। बाकी तो भाई अगर इस पे लेक्चर देने लगेंगे तो भाई फिर तो लेक्चर ही देने लगेंगे। यहां तक आपको एक एक वर्ड समझ में आया? यस लिखिए और कॉपी में इस चीज को लिखिए। इतने शानदार नोट्स बनेंगे, आप जब पढ़ोगे तो पूरा का पूरा आप देखिएगा, बहुत आसान चैप्टर है। आपको कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आने देंगे, पूरा का पूरा। नोट करिए, 1 मिनट लगाइए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा याद रखना माइंड को रिलैक्स रख के पढ़ना है, ठीक है। हड़बड़ी में काम नहीं है, ठीक है। रिलैक्स करके आराम से 1 मिनट लगाइए, नोट करिए। जल्दबाजी करी काम खराब हो जाएगा। नहीं नहीं, क्वेश्चन नहीं लिखना है, क्वेश्चन नहीं लिखना है। क्वेश्चन तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ये लिखना है, ये लिखना है। जब तुम एनसीईआरटी पढ़ोगे तो तुम्हें एक एक वर्ड का एक्सप्लेनेशन मिलेगा। क्वेश्चन तो एनसीईआरटी में है। यस यस, यू कैन रीड, यू हैव टू रीड ओनली एनसीईआरटी विद ऑल दीज स्टफ, ठीक है। आपका माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर हो, इकोलॉजी हो, एकदम एनसीईआरटी के अलावा कुछ नहीं पढ़ना, कुछ नहीं, कुछ नहीं। मैंने आपको नोट्स कराए ऑर्गेनिज्म के, सबके कराए, वो इसलिए कराए ताकि आप प्रीडेशन, पैरासिटिज्म, कंपटीशन, आर के, लॉजिस्टिक ग्रोथ आपको समझ में आए। अब आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ोगे आपको पूरा समझ में आएगा। अगर मैं नोट्स नहीं कराऊंगा, मैं ही क्या कोई भी टीचर अगर नोट्स वो इस तरीके से नहीं समझाएंगे तो वो क्वालिटी नहीं आती। आप बिल्कुल एनसीईआरटी पढ़िए और एनसीईआरटी पढ़ते हुए मान लीजिए आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं और आपको कंपटीशन की कोई लाइन समझ नहीं आई तो आप मेरे नोट्स खोलिए और फिर वहां से उस लाइन को समझ लीजिए, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। इन आवर बायोस्फीयर
इन आर बायोस्फीयर इमेंस डाइवर्सिटी, ठीक है, और हेट्रोजेनेसिटी, ठीक है, इमेंस डाइवर्सिटी और हेट्रोजेनेसिटी एग्जिस्ट नॉट ओनली एट स्पीशीज लेवल बट ऑल लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन रेंजिंग फ्रॉम मैक्रोमोलिक्यूल विद इन सेल टू बायोम। अब इसका क्या मतलब हुआ सर, यहां से लेके यहां तक का क्या मतलब हुआ? तो आप यहां पर एक लाइन खींचिए और लिखिए कॉन्सेप्ट वन। कॉन्सेप्ट वन नोट्स आपको मैं पूरे दूंगा, पूरे, ऐसी बात नहीं है, पूरा तरीके से देखिए। कॉन्सेप्ट वन बोला इस लाइन का मतलब क्या हुआ, इमेंस, हेट्रोजेनेसिटी, ये सब का मतलब क्या हुआ। ठीक है, अब इसका मतलब समझिएगा कि बच्चों अगर मैं तुमको बोला एक चीज कि भैया सेल से मिलके बनता है टिश्यू, टिश्यू से मिलके बना ऑर्गन, और ऑर्गन से मिलके बना आपका ऑर्गन सिस्टम, तो आप देखिए हेट्रोजेनेसिटी है, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, मतलब डायवर्सिटी सेलुलर लेवल पर भी है, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, डायवर्सिटी आपकी मॉलिक्यूलर लेवल पर भी है। अगर मैं कहूं कि सेल के अंदर डिफरेंट टाइप के आपके मैक्रोमोलिक्यूल हैं, कार्बोहाइड्रेट है, आपका प्रोटीन है, आपका लिपिड है, मतलब डिफरेंट टाइप के बायोमोलिक्यूल है। इसका मतलब बायोमोलिक्यूल लेवल पर भी आपकी क्या है, डायवर्सिटी है। अरे क्या है, डायवर्सिटी है। सेल लेवल समझ में आ गया, बायोम, बायोम लेवल पे भी डायवर्सिटी है। मतलब पहली चीज की बायोम क्या होता है, पहली चीज बताइए सर, बायोम क्या होता है? एक बड़े इकोसिस्टम को बायोम बोलते हैं, एक बड़े इकोसिस्टम को बायोम बोलते हैं। तो अगर मैं आपको बोला क्या बोला, मैं आपको बोला, जैसे मैं आपको बोला आपका आया ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जिसको मैंने बोला इंडिविजुअल, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म मिले तो आपकी बनी एक पॉपुलेशन। क्या बनी, पॉपुलेशन। ऐसी बहुत सारी पॉपुलेशन आई तो आपकी बनी कम्युनिटी, ऐसी बहुत सारी कम्युनिटी आई तो आपका बना इकोसिस्टम, ऐसे आपके बहुत सारे बड़े बड़े इकोसिस्टम आए तो आपका बना बायोम। एरिया और बड़ा हुआ, पूरा ब्रह्मांड आया तो आपका बना बायोस्फीयर। एक इंडिविजुअल, बहुत सारे इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशीज पॉपुलेशन, डिफरेंट पॉपुलेशन कम्युनिटी, बहुत सारी कम्युनिटी इकोसिस्टम, इकोसिस्टम बहुत बड़ा हुआ तो बायोम बना, और बायोम से बना बायोस्फीयर। अब बायोम के एग्जाम्पल मैं आपको बोला ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, तो अगर मैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बोला, या मैं आपको डेजर्ट बोला, या मैं आपको आर्कटिक रीजन बोला, आर्कटिक रीजन मतलब पोल्स वाला रीजन, ठंडा रीजन, या मैं आपको ग्रासलैंड बोला, मैं आपको ग्लासलैंड बोला, या मैं आपको टेम्परेट रीजन बोला, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, ये सब बायोम के एग्जाम्पल हैं। तो बड़े इकोसिस्टम को बोलते हैं बायोम। तो डायवर्सिटी बायोम लेवल पर भी है। देखिए अलग अलग टाइप के बायोम है, डायवर्सिटी मॉलिक्यूलर मैक्रोमोलिक्यूल के लेवल पर भी डायवर्सिटी है, डायवर्सिटी सेल लेवल पर भी है। यहां तक समझ में आया तो यस लिखिए, यहां तक आपको समझ में आया तो यस लिखिए। पूरा फोकस करना, मैं फिर बता रहा हूं, आप अगर क्लास 12वीं के बच्चे हैं और सिर्फ पढ़ने के लिए आए हैं तो चैप्टर आसान है, ऐसे मत बैठना, क्योंकि अभी नहीं पढ़ोगे तो रात को खुद से पढ़ना पड़ेगा। इसलिए मेरे साथ बैठना, एक एक वर्ड एक्सप्लेन करूंगा। ये लाइन आपको समझ में आई तो आप यस लिखिए, ये लाइन आपको समझ में आई तो यस लिखिए। तो ये सब बायोम है, तो वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ बायोम।
तो अब आप देखिए, इन आवर बायोस्फीयर इमेंस डाइवर्सिटी और हेट्रोजेनेसिटी। हेट्रोजेनेसिटी का मतलब क्या हो गया? वेरिएशन। हेट्रोजेनेसिटी का हो मतलब हो गया वेरिएशन। एग्जिस्ट नॉट ओनली एट स्पीशीज लेवल, एग्जिस्ट नॉट ओनली स्पीशीज लेवल, स्पीशीज लेवल पर ही नहीं, स्पीशीज लेवल पर ही नहीं, स्पीशीज कोई एक स्पीशीज है, उस स्पीशीज के बहुत सारे लोग हैं तो पॉपुलेशन हो गया। ठीक है, आपका मैक्रोमोलिक्यूल विद इन सेल टू बायोम। ठीक है, बायोडायवर्सिटी is the term popularized by the sociobiologist Edward Wilson। साइंटिस्ट का नाम याद रखना है, to describe the combined diversity at all the level of biological organization। तो बच्चों, डायवर्सिटी किन्होंने एक्सप्लेन की? डायवर्सिटी वर्ड जो है, बायोडायवर्सिटी वर्ड, उसकी जो डेफिनेशन है वो एडवर्ड विल्सन ने एक्सप्लेन की। एट ऑल दी लेवल्स। अब एट ऑल दी लेवल्स का मतलब क्या है? एट ऑल दी लेवल्स का मतलब क्या है? इसको एक्सप्लेन किया गया है आपका नेक्स्ट स्लाइड में, एक्सप्लेन किया है नेक्स्ट स्लाइड में। ये स्लाइड आपको समझ में आई तो यस लिखिए। इस लाइन को एक्सप्लेन नेक्स्ट स्लाइड में किया है। यहां तक आपको समझ में आया तो आप यस लिखिए। यहां तक आपको समझ में आया तो आप यस लिखिए। हेट्रोजेनेसिटी, वेरिएशन, डिफरेंसेस, हेट्रोजेनेसिटी। एक जंगल में मतलब अलग अलग तरह के एनिमल हैं, अलग अलग तरह के प्लांट हैं, तो ये क्या है? ये क्या है? डिफरेंसेस हैं डाइवर्सिटी में, हेट्रोजेनेसिटी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ देम, अब देखिए लेवल्स, 3 लेवल्स में एक्सप्लेन किया गया है। पहला लेवल है जेनेटिक डाइवर्सिटी, दूसरा स्पीशीज, तीसरा कम्युनिटी और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये 3 हमको समझने हैं। तो सबसे पहला है आपका जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो मैं आपको सबसे पहले वो जो डिफरेंट लेवल थे ना बेटा, ये लिखा हुआ था डिफरेंट लेवल, ऑल द लेवल्स। पहला है जेनेटिक, दूसरा स्पीशीज, तीसरा इकोलॉजिकल और कम्युनिटी। ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो सबसे पहला है आपका जेनेटिक डाइवर्सिटी। अ सिंगल स्पीशीज might show high diversity at the genetic level over its distributional range, अब समझिएगा जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब क्या है? जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब क्या है? मैं कहूं कि एक सिंगल स्पीशीज है आपकी, ठीक है, सिंगल स्पीशीज है आपकी, उसके अंदर आपको चेंजेस मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं? चेंजेस किसकी वजह से मिल रहे होंगे? चेंजेस उसके अंदर इतनी सारी वेरिएशन किसकी वजह से है? भाई उसके अंदर जो वेरिएशन है वो 2 कारणों की वजह से है। कौन कौन सी 2 कारणों की वजह से? एक तो है आपका क्रॉसिंग ओवर और एक है आपका म्यूटेशन। और ये क्रॉसिंग ओवर और म्यूटेशन, ये दोनों की दोनों चीजें आपकी कहां होंगी? ये आपकी होंगी डीएनए में, ये आपकी होंगी जीन में, या मैं बोलूं एलील में, या मैं बोलूं क्रोमोसोम में। विद इन अ स्पीशीज अगर आपको चेंजेस मिलते हैं, डाइवर्सिटी मिलती है, वेरिएशन मिलती है, तो इसको बोलते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। क्या बोलते हैं? जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी किस वजह से है? डीएनए, जीन, एलील, क्रोमोसोम में म्यूटेशन है या क्रॉसिंग ओवर है, जिसकी वजह से ये चेंज होते रहेंगे। तो एक स्पीशीज के अंदर विद इन अ स्पीशीज जो डाइवर्सिटी मिलती है ड्यू टू चेंज इन डीएनए, उसको बोलते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। अ सिंगल स्पीशीज शो हाई डाइवर्सिटी एट द जेनेटिक लेवल ओवर इट्स डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज। सर डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज का क्या मतलब है? नेशन वॉन्ट्स टू नो डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज का क्या मतलब है। देखते जाना, बहुत खतरनाक एक्सप्लेनेशन दूंगा। डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज का
क्या मतलब है, डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज का क्या मतलब है। अब आप देखिए एग्जाम्पल देके बताया है, ठीक है, एग्जाम्पल देके बताया है। मैंने आपका हिमालय बना लिया, ये मैंने आपका क्या बना लिया, हिमालय बना लिया, ठीक है। तो अब आप देखिए द जेनेटिक वेरिएशन शोन बाय द मेडिसिनल प्लांट रॉ वॉल्फिया वोमिटोरिया ग्रोइंग इन डिफरेंट हिमालयन रेंज, डिफरेंट हिमालयन रेंज। तो यहां पर इसके प्लांट ग्रो कर रहे हैं, यहां पर इसके प्लांट आपके ग्रो कर रहे हैं। ये देखिए एक ही स्पीशीज है, कौन सी स्पीशीज है, रॉ वॉल्फिया। तो ये किसके प्लांट ग्रो कर रहे हैं, ये आपके ग्रो कर रहे हैं रॉ वॉल्फिया प्लांट, रॉ वॉल्फिया प्लांट आपके ग्रो कर रहे हैं। कहां पर, हिमालयन रेंज में, हिमालयन रेंज में आपके, मतलब हिमालय तो बहुत बड़ा एरिया है, हिमालय कोई छोटा एरिया थोड़ी ना है, हिमालय तो क्या है, बहुत बड़ा एरिया है। तो ये जितने भी प्लांट हैं ये एक ही स्पीशीज के हैं, ठीक है, ये सब सिंगल स्पीशीज है, एक ही स्पीशीज है। लेकिन जब हमने इनसे मिलने वाला केमिकल की स्टडी की, इनसे मिलने वाला जो केमिकल है, इन प्लांट से हमें क्या मिलेगा, इन प्लांट से हमें मिल रहा है केमिकल, क्या मिल रहा है, केमिकल। तो इन प्लांट से मुझे मिल रहा है केमिकल, तो इन प्लांट से मुझे मिल रहा है केमिकल, उस केमिकल का नाम है आर, उस केमिकल का नाम है आर, उस केमिकल का नाम है आर। अब आप कहोगे कि आर का मतलब क्या हुआ, आर का मतलब हुआ रेसरपीन, आर का मतलब हुआ रेसरपीन, आर का मतलब हुआ रेसरपीन। तो इस केमिकल की जो कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन वेरी, इस केमिकल की, इस केमिकल की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो वेरी कर रही है इन ऑल रॉ वॉल्फिया, इन ऑल रॉ वॉल्फिया। तो ये किसकी वजह से हुआ, ये आपका डीएनए, जीन, एलील और क्रोमोसोम में चेंज होने की वजह से आपका हुआ। यहां तक समझ में आया तो यस लिखिए, यहां तक आपको समझ में आया तो यस लिखिए, यहां तक आपको समझ में आया तो यस लिखिए। द जेनेटिक वेरिएशन शोन बाय द मेडिसिनल प्लांट रॉ वॉल्फिया growing in different Himalayan range might be in terms of potency and concentration of active chemical that the plant produce। यहां तक आपको समझ में आया तो आप यस लिखिए, ठीक है। अब देखिए, इंडिया हैज मोर देन 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन ऑफ राइस, 1,000 वेराइटी ऑफ मैंगो, लुखो, लुखास, 1,000 वेराइटी है मैंगो की। इतने आम तो हमने कभी खाए भी नहीं होंगे, इतने आम हमने कभी खाए भी नहीं है। 50,000 वेराइटी है राइस की। तो अगर आपसे क्वेश्चन आया कि राइस की इतनी सारी वेराइटी है, आम की इतनी सारी वेराइटी है, या रेसरप्रिन केमिकल का कॉन्सेंट्रेशन सभी प्लांट में अलग अलग है, किस डायवर्सिटी की वजह से है, तो आप बोलेंगे जेनेटिक डायवर्सिटी। ये स्लाइड क्वालिटी के साथ एक एक वर्ड समझ में आया तो आप यस लिख दीजिए। देख लीजिए, ऐसा नहीं है क्या कि नोट्स नहीं बन रहे, और मेहनत ज्यादा करनी पड़ रही है, यहां पर पूरा का पूरा आपका नोट्स बन रहा है, एनसीईआरटी आपकी साथ चल रही है। तो इस पैराग्राफ का एक्सप्लेनेशन ये रहा। लिख लीजिए, 1 मिनट लगा के लिख लीजिए, कोई हड़बड़ी नहीं, आराम से प्रॉपर नोट्स बनाना, एनसीईआरटी पढ़नी है, अच्छे से नोट्स बनाना, पूरा का पूरा ऐसे ही लिखना, पूरा का पूरा। मैं फिर कह रहा हूं, सबसे आसान चैप्टर है ये, सबसे आसान और मजेदार चैप्टर है।
आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी बॉटेनिकल गार्डन और जूलॉजी पार्क में गए हैं घूमने। मम्मी मम्मी भालू, मम्मी मम्मी शेर, मम्मी मम्मी शेरनी, मम्मी मम्मी लुखास, समझे? पूरा फील आएगा, देखना। सर प्लीज टेक माय नेम, अरे ऊपर चला गया, अभी लेता हूं बेटा नाम, है ना, अभी लेता हूं, यही कर लूं पहले, है पढ़ाऊं ना। प्लीज टेक माय नेम अंकिता, हे अंकिता, हे अंकिता, व्हाट्सअप अंकिता, हे व्हाट्सअप अंकिता। अब खुश, अब पढ़ाने दे। ठीक है, आ जाओ। अब सेकेंड डाइवर्सिटी है स्पीशीज डाइवर्सिटी। ठीक है, स्पीशीज डाइवर्सिटी। हाँ, अब स्पीशीज डाइवर्सिटी को समझिए। स्पीशीज डाइवर्सिटी क्या है? आप जंगल में गए, ठीक है, आपने सिंपल एग्जांपल लेता हूं, आपने जूलॉजिकल पार्क का टिकट लिया, ठीक है, और आपको बताया गया था कि यहां पर डिफरेंट डिफरेंट एनिमल की स्पीशीज है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्पीशीज है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एनिमल है। आपको जूलॉजिकल पार्क में मिला क्या? वहां सिर्फ बंदर दिखा दिए गए, सारे के सारे बंदर ही दिखा दिए गए, ठीक है। आपने 500 रुपए का टिकट लिया कि भाई साहब वहां पर तो बच्चों में क्या होता है, अजगर देखेंगे, सबसे पहले सांप देखेंगे, है ना, सांप वाप से दूर रहना बेटा, खेला हो गया, समझ रहे हो? तो लोगों ने कहा अजगर देखेंगे, टाइगर देखेंगे, है ना, हाथी देखेंगे, भालू भी देखेंगे, डियर देखेंगे, बंदर देखेंगे, मजा आएगा, और उनको दिखा दिया सिर्फ बंदर। तो आप मुझे बताइए, इसको स्पीशीज इवननेस बोलेंगे या स्पीशीज अनइवननेस बोलेंगे? बताइए, मजा कब है जंगल में, बात कब है जंगल में, स्टेबिलिटी कब है, इकोसिस्टम में स्टेबिलिटी कब है, जूलॉजिकल पार्क में मजा कब है? जब स्पीशीज इवननेस होगा या स्पीशीज अनइवननेस होगा? इसका जवाब दो। स्पीशीज, हाँ बताइए। हाँ, आपने पहले क्वेश्चन का जवाब सही दिया, अनइवननेस, अनइवननेस, ठीक है। लेकिन जंगल स्टेबल कब माना जाएगा? जंगल में स्टेबिलिटी तब मानी जाएगी जब वहां इवननेस मिलेगी, हर एनिमल मिले, सारे एनिमल मिले, तो मजा है। तो स्पीशीज डाइवर्सिटी दो फैक्टर के ऊपर काम करती है, कौन कौन सी है? तो अब आप समझिए, स्पीशीज डाइवर्सिटी जो है आपकी, यहां पर आप लिखिए स्पीशीज डाइवर्सिटी। तो स्पीशीज डाइवर्सिटी में आपकी कितनी चीजें आएंगी? स्पीशीज डाइवर्सिटी में आपकी दो चीजें आएंगी। पहला है आपका स्पीशीज रिचनेस, और दूसरी आएगी स्पीशीज इवननेस। स्पीशीज रिचनेस और स्पीशीज इवननेस का मतलब होता है स्पीशीज रिचनेस एंड स्पीशीज इवननेस। स्पीशीज रिचनेस का मतलब है नंबर ऑफ स्पीशीज वहां पर मैक्सिमम हो, ठीक है। स्पीशीज इवननेस का मतलब होता है वहां पर, स्पीशीज इवननेस का मतलब होता है वहां आपको ब्रायोफाइट भी मिले, वहां आपको टेरिडोफाइट भी मिल सकता है, आपको जिम्नोस्पर्म भी मिल जाए, आपको कोई एंजियोस्पर्म भी मिल जाए, या मैं कहूं आपको वहां पर टाइगर भी मिले, आपको वहां एलिफेंट भी मिल जाए, आपको स्नेक मिल जाए, आपको डियर मिल जाए। तो स्पीशीज इवननेस का मतलब होता है कि डिफरेंट टाइप की स्पीशीज वहां पर मिलनी चाहिए, नॉट पर्टिकुलर स्पीशीज, डिफरेंट टाइप की स्पीशीज वहां मिले और ज्यादा नंबर में मिले, डिफरेंट टाइप की स्पीशीज मिले और ज्यादा नंबर में मिले, स्पीशीज रिचनेस और स्पीशीज इवननेस। तो अगर स्पीशीज इवननेस, अगर स्पीशीज अनइवननेस होगा तो इकोसिस्टम जो होगा वो लेस स्टेबल होगा, इकोसिस्टम जो है आपका वो लेस स्टेबल इकोसिस्टम होगा। तो डाइवर्सिटी एट द स्पीशीज लेवल, फॉर एग्जांपल द वेस्टर्न घाट हैव अ ग्रेटर एम्फीबियन स्पीशीज डाइवर्सिटी देन ईस्टर्न घाट। तो आप इसको याद रखिएगा कि किस घाट पर
एम्फीबियन की डाइवर्सिटी ज्यादा है, ये आप ध्यान रखिएगा। वेस्टर्न घाट पर स्पीशीज डाइवर्सिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू ईस्टर्न घाट। तो इसको आप याद रखिएगा, लिख लीजिए, इसको फटाफट लिख लीजिए। यहां तक आपको समझ में आया तो आप यस लिखिए। हाँ, रिचनेस के अंदर पर्टिकुलर स्पीशीज का नंबर ज्यादा हो, है ना, पर्टिकुलर स्पीशीज का नंबर ज्यादा हो। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए भाई, जिसका नंबर ज्यादा होगा उसकी डोमिनेंसी होगी। अगर 2-3 डियर ही होंगे तो धीरे धीरे इनकी जो प्रजातियां हैं वो गायब हो सकती है। अगर डियर बहुत ज्यादा होंगे तो अगर कुछ डियर मरने भी लगेंगे तो कल को कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर 2-3 डियर होंगे तो इनके ऊपर फीड करने वाले एनिमल को प्रॉब्लम होगी। तो नंबर ज्यादा रहना चाहिए, नंबर ज्यादा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मान ले कि एक जंगल में मान लीजिए पाइनस के 1000 प्लांट हैं और तू 50 प्लांट को काटकर आ जा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा जंगल में। लेकिन अगर पाइनस के 50 प्लांट है और तू 5 या 6 प्लांट काट के आ जा तो जंगल में फर्क पड़ेगा। तो अगर स्पीशीज रिचनेस ज्यादा होता है तो अगर थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस भी आएगा तो उसमें उसका उतना इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये आप याद रखना, वेस्टर्न घाट में स्पीशीज डाइवर्सिटी ज्यादा है। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी एट द इकोसिस्टम लेवल, इकोसिस्टम लेवल इंडिया फॉर इंस्टेंस विथ इट्स डेजर्ट। देखिए डेजर्ट इकोसिस्टम है, बड़े इकोसिस्टम को क्या बोलते हैं? बायोम बोलते हैं। बड़े इकोसिस्टम को क्या बोलते हैं? बायोम बोलते हैं। बायोम क्या है? बायोम एक बड़ा इकोसिस्टम है। तो अगर डाइवर्सिटी, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ब्रॉड लेवल पर बात हो रही है, ब्रॉड लेवल पर बात हो रही है। मतलब आपका जो एरिया है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है। तो आप मुझे बताइए, एरिया ज्यादा इंक्रीज होगा तो फूड चेन और फूड वेब का नंबर क्या होगा? दिमाग लगाइए, फूड चेन और फूड वेब का जो नंबर है वो आपका इंक्रीज हो जाएगा। ट्रॉपिक लेवल के नंबर, बहुत सारे ट्रॉपिक लेवल होंगे आपके, बहुत सारे आपके ट्रॉपिक लेवल होंगे। भैया एरिया बढ़ गया, एरिया आपका बढ़ गया है। आप देखिए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, मैनग्रोव सॉल्टी रीजन जो होता है, कोरल रीफ, वेटलैंड्स, एस्चुरीज एंड एल्पाइन मीडोज। एस्चुरीज नदी का पानी जहां समुद्र में एंटर करता है उसको एस्चुरीज, एंड एल्पाइन मीडोज हैज अ ग्रेटर इकोसिस्टम, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी देन स्कैंडिनेवियन कंट्री लाइक नॉर्वे। तो बच्चों ये याद रखना कि इस कंट्री में आपका, इस कंट्री में नॉर्थ यूरोप में है, ये नॉर्थ यूरोप में जो रीजन है उसको ये वर्ड यूज करते हैं स्कैंडिनेवियन जो भी है। मैं अगर सही से इसको ना भी बोल पा रहा हूं तो तुम कॉन्सेप्ट पे जाना। नॉर्थ यूरोप में जो रीजन है उसके लिए ये वर्ड यूज करते हैं। एग्जाम्पल लिख के बताया है नॉर्वे। ठीक है, तो यहां स्पीशीज डाइवर्सिटी उतनी नहीं है जितनी स्पीशीज डाइवर्सिटी यहां है। ये एरिया आपके जो है बड़े हैं, ये इकोसिस्टम जो है आपके बड़े हैं। तो ट्रॉपिक लेवल आपका इंक्रीज होगा, आपका एनर्जी फ्लो जो होगा वो आपका इंक्रीज होगा, एनर्जी फ्लो आपका इंक्रीज होगा। नंबर ऑफ निके जो होंगे वो आपके इंक्रीज होंगे। तो यहां तक आपको समझ में आया तो आप यस लिखिए। यहां तक आपको समझ में आया तो आप यस लिखिए। यहां तक आपको समझ में आया तो यस लिखिए। बड़े एरिया पे आ गया। देखिए इकोसिस्टम लेवल पे बात हो रही है, इकोसिस्टम लेवल बात हो रही है। इसी को बोलते हैं ऑल्सो नोन एज, इसी को बोलते हैं, बड़े लेवल पे बात हो रही है, ऑल्सो नोन एज कम्युनिटी डाइवर्सिटी। इसी को बोलते हैं कम्युनिटी डाइवर्सिटी। निके का मतलब क्या होता है? निके का मतलब होता है प्रोफेशन, प्रोफेशन। निके का मतलब होता है प्रोफेशन, प्रोफेशन। ठीक है,
किसी भी एक एनिमल वो कब उठता है, कब खाता है, कब रिप्रोडक्शन करता है, उसकी एक्टिविटी की वजह से इन्वायरमेंट में क्या फर्क पड़ता है। जैसे मोजेस है, मोजेस का इकोलॉजी में क्या रोल है भाई। मोजेस के जो राइजोइड्स, मोजेस सॉइल में डेंस ग्रो करते हैं। मोजेस मतलब ब्रायोफाइट। मोजेस सॉइल में डेंस ग्रो करते हैं तो वो सॉइल को टाइटली होल्ड करेंगे। तो जब कभी बारिश का पानी आएगा तो बारिश अपने साथ मिट्टी को बहाकर नहीं ले जा पाएगा, तो सॉइल इरोजन भी नहीं होगा। हवा चलेगी तो मिट्टी उड़ेगी नहीं, हवा चली सनासन मिट्टी नहीं उड़ी धनाधन, क्योंकि मिट्टी को होल्ड किया है डेंस ग्रोथ ऑफ मोजेस। तो मोजेस का क्या रोल हुआ इकोलॉजी में, उसने सॉइल इरोजन को प्रिवेंट किया। तो हर स्पीशीज इकोलॉजी में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करता है। तो किसी का जॉब, किसी का रोल, किसी का प्रोफेशन, वो कब खाता है, कब रिप्रोडक्शन करता है, सारी की सारी चीज उसकी कहलाई जाती है निके। तो यहां तक आपको समझ में आ गया। आइए, it has taken million of years of evolution to accumulate this rich diversity। ये देखिए, इवोल्यूशन रातों रात नहीं होता। अरे कोई भी काम रातों रात नहीं होता। इवोल्यूशन होने में मिलियंस ऑफ ईयर लगे, जिसकी वजह से इतनी डाइवर्सिटी आई। We could lose all that wealth in less than 2 centuries if the present rate of species losses continue। जिस तरीके से इंसान नीड टर्न्स इनटू ग्रीड, जिस तरीके से 2 BHK 3 BHK फ्लैट बनाए जा रहे हैं, ठीक है, पेड़ काटे जा रहे हैं, लोग प्लॉट खरीद रहे हैं, तो इस तरीके से अगर चलता रहा, हम किसी चीज को जरूरत से ज्यादा यूज करते रहे, ओवर एक्सप्लॉइट करते रहे, तो भाई एक टाइम आएगा कि हम सब कुछ लॉस कर देंगे। ये यहां पे लिखा हुआ है। तो यहां तक आपको आ गया होगा, ठीक है, यहां तक आपको आ गया होगा, ठीक। बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन आर नाउ वाइटल इन्वायरमेंटल इशू ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न as more and more people around the world begin to realize the critical importance of biodiversity। जनरल है, करंट अफेयर की लाइन लिखी है, तो इसमें कुछ भी चीज समझाने की नहीं है। बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन आर नाउ वाइटल। बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना है। अरे दीवाने, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना है, बहुत बड़ा आपका एक इशू बन चुका है, इन्वायरमेंटल इशू। जो ये बड़े बड़े जो कंसर्न, इंटरनेशनल कंसर्न है, और जहां इतने सारे जो ये एजेंडाज हैं, कॉन्फ्रेंस होती है, इसी बात पर होती है कि बायोडाइवर्सिटी को कैसे बचाया जाए, ठीक है। ये इस पैराग्राफ के अंदर लिखा हुआ है। हाउ मेनी स्पीशीज आर देयर ऑन अर्थ एंड हाउ मेनी इन इंडिया। तो कोई आपसे पूछे कितनी है, ऐसे करके ऐसे खड़े मत हो जाना, यहां पे आओ, ठीक है। तो अगर भाई सोते हुए कोई उठा के पूछे कितनी है हमें क्या मतलब इन सब चीजों से। नहीं बेटा, आ जा। एक लिख रहा है सर आप लायर हो। अरे दीवाने, क्या बोलूं मैं तुझे। छोड़ बेटा, बुरा मान जाएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा, ठीक है। आजा बेटा, आजा। तो अगर मैं आपको बोला इस स्टेटमेंट में भी पॉजिटिविटी थी। क्या पॉजिटिविटी थी? इसने आप कह के बात की, इसने सर कह के बात की, तो भाई पॉजिटिविटी तो यहां पर भी थी, इज्जत तो यहां पर भी मिली, ठीक है। आ जाओ। हाउ मेनी स्पीशीज आर देयर ऑन अर्थ एंड हाउ मेनी इन इंडिया। सिंस देयर आर, आइए फटाफट आ जाइए। Published record of all the species discovered and named, we know how many species in all have been recorded so far। Since there are published record of all the species discovered and named, we know how many species in all have been recorded so far, but it is not easy to answer the question of how many species there are on earth। भाई जो स्पीशीज तुमने डिस्कवर कर ली है, जिसका रिकॉर्ड तुम्हारे पास है, उसी के बारे में तो आप बता सकते हो। कोई आपसे पूछे कितनी स्पीशीज है,
अरे कितनी तो स्पीशीज है जो भी डिस्कवर्ड ही नहीं हुई, कितनी डिस्कवर्ड नहीं हुई ये भी नहीं पता, ये भी सिर्फ एक गैस किया जा रहा है। तो भाई इतनी सारी स्पीशीज है जो अभी तक डिस्कवर्ड ही नहीं हुई, तो हम इस सवाल का जवाब कैसे दें कि अर्थ पर कितनी स्पीशीज है? मैं तो बस ये बता सकता हूं कि कितनी स्पीशीज अभी डिस्कवर्ड हुई हैं, कितनी को हम रिकॉर्ड कर चुके हैं। यह जवाब देना मेरे लिए आसान है। According to International Union for Conservation of Nature and Natural Resource IUCN 2004, आप कल को एमबीबीएस करने के बाद आप ये बायोडाइवर्सिटी मतलब एमबीबीएस करने के बाद पीजी कंप्लीट करने के बाद आप और आगे पढ़ाई करना चाहें तो आप इस फील्ड में रिसर्च फील्ड में भी जा सकते हैं। बायोडाइवर्सिटी ये इन्वायरमेंट पर भी आप काम कर सकते हैं, बहुत रिसर्च कर सकते हैं इसके ऊपर भी, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज डिस्क्राइब सो फार मोर देन 1.5 मिलियन। याद रखिएगा 1.5 मिलियन स्पीशीज को आप डिस्क्राइब कर चुके हैं। डेटा है, याद करिएगा भाई, ये तो याद ही करना है। बट वी हैव नो क्लियर आइडिया ऑफ हाउ मेनी स्पीशीज आर येट टू बी डिस्कवर्ड एंड डिस्क्राइब। इसका नहीं पता कि कितनी स्पीशीज डिस्क्राइब करनी बाकी है, बट इतना पता है कि 1.5 मिलियन स्पीशीज डिस्कवर कर चुके हैं। डेटा है, याद करना पड़ेगा। एस्टिमेट वेरी वाइडली एंड मेनी ऑफ देम आर ओनली एजुकेटेड गैस। ठीक है, आप जो भी गैस लगाएंगे ऐसे तुक्के में नहीं लगाएंगे कि सोते हुए था। वो कौन सी मूवी थी जिसमें उसको सपने आते थे? फुकरे फुकरे सपना आया, इतनी होगी, इतनी नहीं तो इतनी होगी, ऐसे नहीं। आपके पास जो हैबिटेट है, जो इकोसिस्टम है, जितनी स्पीशीज आपके पास है, तो भाई उसी के अकॉर्डिंग मतलब आप जो भी बात करेंगे एक साइंटिफिक डेटा के अकॉर्डिंग बात करेंगे, ठीक है। फॉर मैनी फुकरे, सालों मूवी का तो सारा पता है तुम्हें, 1 मिनट में आप फुकरे आ गया है। फॉर मैनी टेक्सोनॉमिक ग्रुप स्पीशीज इन्वेंटरीज आर मोर कंप्लीट इन टेम्परेट देन इन ट्रॉपिकल कंट्री। फॉर मैनी टेक्सोनॉमिक ग्रुप स्पीशीज इन्वेंटरीज आर मोर कंप्लीट इन टेम्परेट देन इन ट्रॉपिकल कंट्रीज। ठीक है, इसको देखिएगा, 2 टाइप के रीजन बताए गए हैं आपका, ठीक है। एक आपका बताया गया है टेम्परेट में और एक आपका बताया है ट्रॉपिकल में। तो फॉर मेनी टेक्सोनॉमिक ग्रुप स्पीशीज इन्वेंटरीज आर मोर कंप्लीट इन टेम्परेट देन इन ट्रॉपिकल कंट्रीज, कंसिडरिंग दैट एन ओवरवेलमिंग लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द स्पीशीज वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड इन ट्रॉपिक रीजन। तो बच्चों सबसे ज्यादा डायवर्सिटी ट्रॉपिकल रीजन में मिलती है एज कंपेयर टू टेम्परेट रीजन। तो यहां पर लिखा है कि बहुत ज्यादा स्पीशीज है जो अभी ट्रॉपिकल रीजन में डिस्कवर्ड होना बाकी है। तो हम टेम्परेट रीजन के कंपेयर में ट्रॉपिकल रीजन को अगर कंपेयर करें तो ट्रॉपिकल रीजन में हम एक्यूरेट डेटा नहीं बता सकते, बहुत सारी स्पीशीज आपकी डिस्कवर्ड होनी बाकी है। Biologists make a statistic comparison of the temperate tropical species richness of an exhaustively studied group of insect and extrapolate this ratio to other group of animal and plant to come up with gross estimate of the total number of species on earth। तो बच्चों यहां अब आप मेरी बात को समझिएगा, किसी एरिया में आपकी मान लीजिए इंसेक्ट की स्पीशीज बहुत ज्यादा मिल रही है, तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि जैसे इंसेक्ट है वो आर्थ्रोपोडा के अंदर आ रहा है, तो इससे आपको यह आइडिया लगेगा कि आर्थ्रोपोडा एक बड़ा एनिमल है। इससे आपको यह आइडिया लगेगा कि इनवर्टिब्रेट्स के नंबर भी काफी ज्यादा हैं। तो मतलब अगर आपको इंसेक्ट बहुत ज्यादा मिल रहे हैं तो इससे यह पता चल रहा है कि इसका फाइलम में स्पीशीज काफी सारी होती होंगी। आर्थ्रोपोडा इनवर्टिब्रेट्स में आता है, मतलब इनवर्टिब्रेट्स के नंबर जो होंगे वो काफी ज्यादा होते होंगे। तो अगर आपको कुछ स्पीशीज का आइडिया मिलता है तो इससे आप
डिफरेंट स्पीशीज का आइडिया भी लगा सकते हैं कि भैया यहां एनिमल की स्पीशीज ज्यादा मिल रही हैं, प्लांट की स्पीशीज कम मिल रही हैं। सम एक्सट्रीम एस्टिमेट रेंज फ्रॉम 20 to 50 million, but a more conservative and scientifically sound estimate made by Robert May place the global species diversity at 7 million। ये क्वेश्चन नीट में आ रखा है, ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ है कि भैया रॉबर्ट मे के अकॉर्डिंग ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी कितनी है, 7 मिलियन। सम एक्सट्रीम एस्टिमेट रेंज फ्रॉम, कुछ लोगों का मानना है 20 से 50 मिलियन, बट मोर कंजर्वेटिव एंड साइंटिफिकली बात, मतलब एक साइंटिफिक अप्रोच से रॉबर्ट मे ने एक रिसर्च करके बताया कि ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी 7 मिलियन है, काफी लोग कहते हैं 20 से 50 मिलियन है, तो रॉबर्ट मे के अकॉर्डिंग कितनी है, 7 मिलियन है। ये क्वेश्चन नीट का क्वेश्चन है। तो बच्चों आप देखिए, अभी तक आप देखिए कि समझने का कितना आया, अभी तक आप देखिए कि समझने का ये अभी तक स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा सा आया, अभी तक नहीं तो डेटाबेस बात होगी। अभी आप देखते जाइएगा, ये देखिए पूरा डेटा चलेगा। लेट अस look at some interesting aspect about earth biodiversity based on currently available species inventories. More than 70% of all species recorded are animal। 70% से ज्यादा स्पीशीज एनिमल की है और 30% से कम स्पीशीज प्लांट की है। रट्टा मार के रखना पड़ेगा, 70% से ज्यादा स्पीशीज एनिमल की है, 30% से कम स्पीशीज प्लांट की है। While plant including algae, fungus, bryo, gymnosperm and angiosperm no more less than 22%। तो 30 से कम आया तो 22, तो 22% के करीब या इससे कम स्पीशीज प्लांट की है, 70% से ज्यादा एनिमल की, 30% से कम प्लांट की। तो आपको यहां क्या याद रखना है, एक तो 22 याद रखना है, एक 70 याद रखना है। Among animal, insect are the most species rich taxonomic group। तो एनिमल में भी सबसे ज्यादा नंबर किसका है, एनिमल में भी सबसे ज्यादा नंबर इंसेक्ट का है, मेकिंग अप मोर देन 70% ऑफ टोटल। 70% ऑफ टोटल। हर 10 एनिमल जो डिस्कवर्ड होते हैं उनमें से 7 इंसेक्ट होते हैं। इसका मतलब 70% एनिमल इंसेक्ट है। एनिमल में 70% पॉपुलेशन इंसेक्ट की है, हर 10 एनिमल में से 7 आपके इंसेक्ट हैं। हाउ डू वी एक्सप्लेन दिस एनाडमस डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट? ऐसा क्यों है, स्पीशीज इंसेक्ट का नंबर ज्यादा क्यों है? तो आपको यह चीज मुझसे ज्यादा बेटर पता होगी। इंसेक्ट के अंदर आपका काइटिनेशियस एक्सोस्केलेटन मिलता है। सुना होगा ये वर्ड, यस, ये जब सुना सुना लागे, काइटिनेशियस एक्सोस्केलेटन मिलता है और ये इनको प्रोटेक्ट करता है। ये इनको क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है। ये इनको क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है। ये इनको करता है प्रोटेक्शन। तो याद रखना, काइटिनेशियस एक्सोस्केलेटन इनके अंदर मिलता है और ये इनको प्रोटेक्ट करता है। ये है इसका रीजन। यहां तक समझ में आया तो आप यस लिखिए, यहां तक आपको समझ में आया तो यस लिखिए। सर रिजल्ट में स्टारबक्स चलेगा? रे सब चलेगा दीवाने, सर प्लीज टेक माय नेम। अपराजिता मिश्रा, हे अपराजिता कैसी हो तुम? ठीक है, लो आपका नाम ले दिया। ठीक है, और बताइए, यहां तक समझ में आया तो यस लिखिए। चलो आगे चलते हैं। The number of fungus species in the world is more than the combined total of species of fishes, आपका amphibians, आपका reptile, आपका क्या हो गया, मैमल हो गया।
तो अगर मैं आपका स्टार्टिंग में जाता हूं, क्या हम स्टार्टिंग में जा सकते हैं? तो आप देखिए यहां पर आपकी फिशेस की स्पीशीज थी 28,000। कितनी थी? 28,000 थी। तो फंगस जो है, फंगस की जो स्पीशीज है वो है 72,000। ठीक है, और फिशेस की थी आपकी 28,000। मैमल्स की है आपकी 4650। एम्फीबियंस की है 4780। रेप्टाइल्स की है 7150। इन सब का ऐड करोगे तब भी 72,000 नहीं आएगा। नंबर ऑफ फंगस स्पीशीज इज मोर देन द कंबाइंड टोटल ऑफ स्पीशीज ऑफ फिशेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स एंड मैमल। बायोडाइवर्सिटी इज डिपिक्टेड शोइंग स्पीशीज नंबर, मेजर टेक्सा। अब इसके बाद आपका वो बनाया हुआ है, डायग्राम बनाए हुए हैं, किसकी स्पीशीज कितनी है, क्या है। ये डेटा जल्दी से नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। नहीं, इनके नंबर मत याद रखना, इनके नंबर मत याद रखना, लिख लो बस, याद मत रखना। तो प्लीज टेक माय नेम। चला गया। शिल्पा, हे हे शिल्पा, शिल्पा तुम कैसी हो शिल्पा? एक ने लिखा है सर प्लीज डोंट टेक माय नेम। अरे गजब, देख रहे हो तुम डाइवर्सिटी कितनी है, इतने खतरनाक खतरनाक लोग हैं, बताओ। मतलब सांप का नशा कर रहे हैं, सोचो, सांप के जहर का नशा कर रहे हैं। ये तो न्यूज में आया तब मुझे पता चला, ठीक है, कि भाई इस टाइप का नशा भी होता है भाई साहब। पार्टी में सांप परोसे जा रहे हैं, सांप से नशा भाई साहब, खतरनाक। तुम सब भी तो मैम के सपोलाज हो, तो कहीं तुम तो नहीं जाते पार्टी वार्टी में, तुम्हें तो नहीं लेके जाते कहीं पर? हिलविश यादव तुम्हें ले गया होगा कहीं, चलो भाई इनका जहर निकालेंगे। आ जाओ भाई। ये आपको फिगर है, आपको याद करनी है। ये देखिए सबसे बड़ा एरिया किसका दिया हुआ है, ये आप देखिए यहां पर, ये इंसेक्ट है, फिर ये मोलस्का का लिखा है, क्रस्टेशियन है, बाकी इसमें एनिमल के अदर ग्रुप आ गए। ये देखिए फिशेस है, ये मैमल्स का कांटा इतना है, बर्ड्स का इतना है, रेप्टाइल्स का इतना है, एम्फीबियंस का इतना है। ये आपको ऐसे ही याद करने हैं। ये फंगस का है, ये एंजियोस्पर्म का है, मोजेस फर्न्स मतलब टेरिडोफाइट, एल्गी लाइकेन। ठीक है, एनसीईआरटी का डायग्राम है, इसको आप रट्टा मार लेना अच्छे से। It should be noted that these estimate do not give any figure for prokaryotes. ये एस्टिमेट, ये जो डेटा है, ये प्रोकैरियोट के बारे में सही से फिगर नहीं देते। प्रोकैरियोट के मतलब ऐसी बहुत सारी स्पीशीज है बैक्टीरिया की जो डिस्कवर्ड होनी बाकी है। क्यों? आपकी प्रोकैरियोट की इतनी सारी स्पीशीज अभी तक डिस्कवर्ड क्यों नहीं हो पाई? भाई बैक्टीरिया की स्पीशीज इसलिए डिस्कवर्ड नहीं हो पाई, पहली चीज, आपके पास इतने न्यूट्रिएंट मीडिया नहीं है कि आप बैक्टीरिया को ग्रो कर सको। आप मान लीजिए आर्कटिक रीजन में गए, वहां से बर्फ लेकर आ गए, उस बर्फ में मान लीजिए बैक्टीरिया है, तो सबसे पहले तो वहां से यहां तक लाने में आपको 0 डिग्री या 2 डिग्री तापमान मेंटेन करना पड़ेगा। चलो वो आपने मेंटेन कर लिया, लेकिन जब आप इस बर्फ को कहीं ग्रो कराओगे, इस पानी को, तो पर्टिकुलर बैक्टीरिया के लिए पर्टिकुलर ग्रोथ न्यूट्रिएंट होते हैं। बैक्टीरिया कहता है कि मैं इसी मीडिया पे ग्रो करूंगा। तो अब जब आपने ग्रो कराया, तो पेट्री डिश में बैक्टीरिया की कोई कॉलोनी नहीं दिखी, तो आपने कहा कि इस बर्फ में बैक्टीरिया ही नहीं है। हाँ, तो पी ले इसे। ऐसा जरूरी नहीं है कि इस बर्फ में बैक्टीरिया ही नहीं है, हो सकता है इस बर्फ में बैक्टीरिया थे, बट मीडिया ना मिलने की वजह से वो बैक्टीरिया मर गए, इसलिए पेट्री डिश के अंदर तेरी बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं आई। तो पहला रीजन है कि आपके पास यू डोंट हैव डिफरेंट न्यूट्रिएंट मीडिया, आपके पास इतने डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट मीडिया नहीं है।
मैनी स्पीशीज आर सिंपली नॉट कल्चरेबल अंडर लेबोरेटरी कंडीशन। बहुत सारी स्पीशीज है, देखिए बहुत सारी स्पीशीज आर सिंपली नॉट कल्चरेबल अंडर लेबोरेटरी कंडीशन ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रेंट मीडिया, ड्यू टू लैक ऑफ nutrient media. Biologists are not sure about how many prokaryotic species there might be. The problem is that conventional taxonomic methods are not suitable for identifying microbial species. आपके पास नई नई टेक्निक्स नहीं है, आपके पास नए नए मेथड्स नहीं है बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने की। आप देखिए आपके जो कन्वेंशनल टेक्सोनोमिक मेथड है वो सुटेबल नहीं है माइक्रोब्स की स्पीशीज को आइडेंटिफाई करने के। तो दो कारण है, आपके पास नई टेक्निक्स नहीं है और आपके पास नए न्यूट्रिएंट मीडिया नहीं है। इफ वी एक्सेप्ट बायोकेमिकल एंड मॉलिक्यूलर क्राइटेरिया फॉर डिलिनेटिंग स्पीशीज फॉर दिस ग्रुप, बायोकेमिकल मॉलिक्यूलर लेवल पे बात हो रही है, मतलब डीएनए लेवल पे बात हो रही है, जीन्स लेवल पे बात हो रही है। तो अगर आप डीएनए की स्टडी करोगे, जीन की स्टडी करोगे, तो आप देन देयर डाइवर्सिटी अलोन माइट रन इनटू मिलियंस। तो अगर आप मॉलिक्यूलर लेवल पे रिसर्च करोगे तो हो सकता है इन अकेले प्रोकैरियोट्स की बैक्टीरिया की जो डाइवर्सिटी है वो मिलियंस में आपकी पहुंच जाए, मिलियंस में आपकी पहुंच जाए। आगे चलते हैं, आइए। Although India has only 2.4% of world land area, तो पूरे वर्ल्ड का 2.4% एरिया हमारे पास है, 2.4% एरिया हमारे पास है पूरे वर्ल्ड का। इट्स शेयर ऑफ द ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी 8.1%। तो 2.4% हमारी लैंड है जिसके ऊपर 8.1% पूरी डाइवर्सिटी का 8.1% हम लेके बैठे हुए हैं। कितने परसेंट लैंड पे? पूरे वर्ल्ड का 2.4%। दोनों डेटा याद रखना। तो ये कोई छोटी चीज थोड़ी ना, 8.1 बड़ी चीज है भैया। दिस इज व्हाट मेक्स आवर कंट्री वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो जो 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्री है उसमें हमारा नाम भी आता है, क्योंकि हम 2.4% कम एरिया पर इतनी 8.1 डाइवर्सिटी लेके बैठे हैं। नियरली 45,000 स्पीशीज ऑफ प्लांट एंड ट्वाइस एज मैन ऑफ एनिमल हैव बीन रिकॉर्डेड। ट्वाइस मतलब एनिमल की कितनी हो गई? एनिमल की हो गई 90,000। 45,000 स्पीशीज प्लांट की और 90,000 स्पीशीज एनिमल की अभी तक हम रिकॉर्ड कर चुके हैं इंडिया से। यहां तक समझ में आया तो यस लिखिए। आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने इसको इस तरीके से क्यों पढ़ाया एनसीईआरटी ऐसे करके, क्योंकि ये अलग टाइप का है। मैं यही चीज नोट्स में लिखूंगा 8.1, 45%, 2.4%, तो वो फील नहीं आता यार। ये देख मैं क्या लिखता यहां से, इसमें से मैं क्या लिखता, मतलब बात समझ रहे? ये डायग्राम में बना के क्या करता, ये देख सब कुछ वैसे ही है। अभी तक बता समझने का क्या आया? ये देख मैं इसमें से क्या लिखता नोट्स में। तुम कहते यार सर तो पूरा वही है, मतलब एनसीईआरटी है ये, तो पूरा वहीं से हम पढ़ लेंगे। तो इसमें था नहीं, इकोसिस्टम पूरा समझने वाला, ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन पूरा समझने वाला, इसलिए उसको प्रॉपर ऐसे, और यहां पर हम इसको इस तरीके से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आयुष्मा प्लीज टेक माय नेम। हे आयुष्मा कैसी हो तुम? ठीक है, आ जाओ। हाउ मेनी लिविंग स्पीशीज आर एक्चुअली देयर वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड एंड नेम। कितनी स्पीशीज ऐसी हैं जो वेट कर रही हैं, मुझे मतलब वेट कर रही हैं कि हमें डिस्कवर करो। इफ वी एक्सेप्ट मेज ग्लोबल एस्टिमेट, ये साइंटिस्ट है ये, ठीक है, ये मई का महीना नहीं है। इफ वी एक्सेप्ट मेज ग्लोबल एस्टिमेट, only 22% of total species have been recorded so far। भाई साहब अभी तक सिर्फ 22% स्पीशीज ही वर्ल्ड की रिकॉर्ड की गई है, सिर्फ 22% ही रिकॉर्ड की गई है, सिर्फ 22%। अप्लाइंग दिस प्रोपोर्शनल टू इंडियाज डाइवर्सिटी फिगर। अब इंडिया की बात करते हैं।
वी एस्टिमेट दैट प्रोबेबली मोर देन 1 लाख प्लांट स्पीशीज, इंडिया में करीब 1 लाख प्लांट स्पीशीज डिस्कवर्ड करनी बाकी है, और एनिमल की कितनी, 3 लाख स्पीशीज डिस्कवर्ड करनी बाकी है। तो प्लांट की 1 लाख करनी बाकी है और एनिमल की 3 लाख स्पीशीज डिस्कवर्ड करनी बाकी है। तो यहां पर ये 22 याद रखिएगा, 1 लाख बाकी है, एनिमल की 3 लाख बाकी है। इससे पहले 90,000 एनिमल की, 45,000 प्लांट की है, 8.1% हमारी डाइवर्सिटी है, 2.4% लैंड है, डेटा है, याद रखिएगा। Would we ever be able to complete the inventory of the biological wealth of our country? क्या हम would we ever be able to complete the inventory of biological wealth? Yes, we can, but not easy. Yes, we can, but it will take some time. लेकिन जब तक आप डिस्कवर्ड करने की सोचोगे, काफी सारी स्पीशीज तो एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। अरे काफी सारी स्पीशीज तो एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। मतलब ये काम इजी नहीं है, ये काम इजी नहीं है। वी कैन बट नॉट इजी, बट नॉट इजी। तो बेटर अगर मैं आपको बोलूं कि इसमें वुड वी एबल टू कंप्लीट द इन्वेंटरी ऑफ द बायोलॉजिकल वेल्थ, तो बेटर अगर मैं बोलूं तो ये ज्यादा नो की तरफ जा रहा है, नो की तरफ। मतलब आप कर सकते हो बट आसान नहीं है, क्योंकि काफी सारी स्पीशीज तो एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। ठीक है, कंसीडर द इमेंस ट्रेन्ड मैन पावर, टैक्सोनॉमिस्ट एंड द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द जॉब, the situation appear more hopeless when we realize that a large fraction of these species face the threat of becoming extinct even before we discover them। अरे तुम डिस्कवर करोगे उससे पहले ही वो गायब हो जाएंगी। तो भैया ये आसान नहीं है। नेचर्स बायोलॉजिकल लाइब्रेरी इज बर्निंग, आग लगी हुई है। इवन बिफोर वी कैटलॉग द टाइटल्स ऑफ द ऑल बुक स्टॉक देयर, इससे पहले कि हम कौन कौन सी किताब है उनके टाइटल बताएं, अरेंज करें, लाइब्रेरी में ही आग लगी हुई है। ठीक है, तो भैया डिस्कवर्ड तुम कर ही नहीं पाओगे, उससे पहले वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी। ठीक है, लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट, ठीक है, लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट, ठीक है, लैटिट्यूड समझते होंगे, ये आप इक्वेटर से जो डिस्टेंस मेजर किया जाता है, नॉर्थ साउथ पोल वगैरह। ठीक है, तो सोशल स्टडी वगैरह भी पढ़ी होगी किसी ने। भाई सोशल स्टडी पढ़ी है तुमने छोटी क्लास में, किसी के पास थी सोशल स्टडीज? ये सब चीजें काफी मेरे ख्याल से ईवीएस वगैरह में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आता होगा, थोड़ा बहुत। प्लीज टेक माय नेम, कौन है, चली गई, पढ़ा है ना? ठीक है, हमने भी पढ़ा था तब, लेकिन हमारे समझ में नहीं आई। ठीक, आ जाओ। द डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द वर्ल्ड बट शो अ रेदर अनइवननेस डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्लांट और एनिमल की स्पीशीज का जो नंबर है वो अलग अलग है। देखिए यूनिफॉर्म नहीं है। ठीक है, फॉर मैनी ग्रुप ऑफ एनिमल और प्लांट देयर आर इंटरेस्टिंग पैटर्न इन डाइवर्सिटी, द मोस्ट वेल नोन बीइंग द लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट इन डाइवर्सिटी। अब आप देखिए, इक्वेटर पे ज्यादा डाइवर्सिटी मिलेगी या पोल्स पे मिलेगी, बताइए। आप इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हो, ठीक है, ये इक्वेटर है, एक पोल ऊपर है नॉर्थ पोल साउथ पोल, और एक पोल आपका नीचे है। तो जब आप लैटिट्यूड के बेसिस बात कर रहे हो, जब आप इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हो तो आपकी जो डाइवर्सिटी है वो कम होती है, आपकी डाइवर्सिटी डिक्रीज होती है। तो जो मैक्सिमम डाइवर्सिटी है आपकी, वो कहां मिलेगी? वो आपकी इक्वेटर पे मिलेगी। तो इक्वेटर से ये जो डिस्टेंस होता है आपका नॉर्थ और साउथ का, इसको लैटिट्यूड बोलते हैं। ठीक है, इसको लैटिट्यूड बोलते हैं। तो यहां पर आपको लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट का मतलब होता है डिफरेंस, तो डाइवर्सिटी में डिफरेंस मिलेगा आपको।
In general, species diversity decrease as we move away from the equator towards the pole. तो इक्वेटर से पोल की तरफ अगर हम जाते हैं तो स्पीशीज डाइवर्सिटी हमारी कम हो जाती है. विथ वेरी फ्यू एक्सेप्शन, ट्रॉपिक लैटिट्यूडनल रेंज, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ टू साउथ डेटा है, इसको याद रखना, कोई नहीं पूछेगा, इसको याद रखना. 23.5 एंड टू 23.5, इसको इसी तरीके से आप इसको याद रखना. ठीक है, पहले पूछ लेते थे लेकिन अब नहीं पूछेंगे. ठीक है, पहले पूछ लेते थे, अब नहीं पूछेंगे क्योंकि अब एनसीईआरटी बेस आ रहा है. ठीक है, हार्बर मोर स्पीशीज देन टेम्परेट और पोलर एरियाज. तो बच्चों, सबसे ज्यादा डायवर्सिटी कहां मिलेगी? आपकी ट्रॉपिक्स पे मिलेगी, उसके बाद कहां मिलेगी? टेम्परेट पे मिलेगी, और उसके बाद मिलेगी पोल रीजन पर. ठीक है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, जो ठंडी जगह होती है, पोलर रीजन. ठीक है, आपके जो पोल्स होते हैं, ठीक है, आपके जो पोल्स होते हैं वहां पर नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ठीक है, आपकी पोल्स पे मिलेगी. सबसे कम मिलेगी पोल्स पर आपकी मिलेगी, सबसे ज्यादा मिलेगी ट्रॉपिक पर. तो अब आप देखिए, ध्यान से देखिए, कोलंबिया लोकेटेड नियर द इक्वेटर. तो जो इक्वेटर पर है, इक्वेटर के पास होगा, वो रीजन ट्रॉपिकल रीजन होता है. इक्वेटर के दोनों तरफ जो रीजन होता है वो ट्रॉपिकल रीजन होता है. तो इक्वेटर, तो ये जो आपका है कोलंबिया, ये लोकेटेड नियर द इक्वेटर, मतलब कोलंबिया जो है वो किस रीजन में है? ट्रॉपिकल रीजन में है. तो यहां चिड़िया की स्पीशीज कितनी है? 1400 है. ठीक है, न्यूयॉर्क जो है वो टेम्परेट रीजन में है. न्यूयॉर्क के अंदर आपकी कितनी स्पीशीज है चिड़िया की? 105 है. और ग्रीनलैंड, आप ग्रीनलैंड पे गए तो वो आपका आर्कटिक रीजन की तरफ गया, वहां स्पीशीज हैं कितनी? 56 है. तो आप देखिए, ट्रॉपिकल रीजन, कोलंबिया, इक्वेटर, इक्वेटर के पास कौन सा रीजन मिलता है? ट्रॉपिकल. आप इक्वेटर से दूर जाएंगे तो आप पोल्स की तरफ जाएंगे. इक्वेटर पर आपके कौन से रीजन मिलेंगे? यहां पर दोनों तरफ आपका क्या मिलेगा? यहां पर ट्रॉपिकल मिलेगा, यहां आपका क्या मिलेगा? ट्रॉपिकल मिलेगा. फिर यहां क्या मिलेगा? यहां आपका टेम्परेट मिलेगा, यहां आपका क्या मिलेगा? टेम्परेट मिलेगा. तो इस तरीके से रीजन होते हैं. इक्वेटर के दोनों तरफ आपके, इक्वेटर के पास जो रीजन है वो आपका ट्रॉपिकल रीजन है. ठीक है, तो अगर मैं आपको बोला ट्रॉपिकल रीजन में चिड़िया ज्यादा है और जो पोल्स रीजन है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वहां पे चिड़िया कम है, तो ये देखिए आपको पता चलेगा कि जो डाइवर्सिटी है 1400 स्पीशीज ऑफ बर्ड, न्यूयॉर्क के अंदर 105 और ग्रीनलैंड में 56. यहां तक समझ में आया तो यस लिखिए, यहां तक समझ में आया तो यस लिखिए, यहां तक समझ में आया तो यस लिखिए. ठीक है, आगे आइए. इंडिया विथ मच ऑफ इट्स लैंड एरिया इन ट्रॉपिकल लैटिट्यूड हैज मोर देन 1200 स्पीशीज ऑफ बर्ड. तो इंडिया का जो एरिया है, काफी सारा जो लैंड है, ट्रॉपिकल रीजन में बात हो रही है, वहां पर चिड़िया की स्पीशीज कितनी है? 1200 स्पीशीज है चिड़िया की ट्रॉपिकल रीजन में. अ फॉरेस्ट इन अ ट्रॉपिकल रीजन लाइक इक्वाडोर. ठीक है, इक्वाडोर में ट्रॉपिकल रीजन, अ फॉरेस्ट इन द ट्रॉपिकल रीजन लाइक इक्वाडोर. ठीक है, तो ट्रॉपिकल रीजन में एग्जांपल देके इन्होंने बताया है. ठीक है, एग्जांपल देके बताया, किसका एग्जांपल देके बताया? ट्रॉपिकल रीजन में क्या, तो कौन सा है? इक्वाडोर रीजन. ठीक है, तो इक्वाडोर में, अब ये कंट्री के एग्जांपल देके बता रहे हैं, तो इक्वाडोर में आपकी 10 टाइम्स as many species of vascular plant as a forest of equal area in temperate region like midwest of the USA. तो यूएसए के मिडवेस्ट का कोई रीजन लीजिए, जो कौन सा रीजन है? टेम्परेट रीजन, और वहां पर वेस्कुलर प्लांट की नंबरिंग को काउंट करिए तो आप ये पाएंगे कि इक्वाडोर में ट्रॉपिकल रीजन में वेस्कुलर प्लांट की स्पीशीज
10 टाइम्स ज्यादा होती है एज कंपेयर टू टेम्परेट रीजन ऑफ मिडवेस्ट ऑफ यूएसए। तो इक्वाडोर में ट्रॉपिकल रीजन में वेस्कुलर प्लांट की डायवर्सिटी 10 टाइम्स ज्यादा है एज कंपेयर टू टेम्परेट रीजन ऑफ मिडवेस्ट ऑफ यूएसए। तो भाई ये भी अगेन तुम्हारा क्या है, डेटा है, तुमको याद करना पड़ेगा। The largely tropical Amazon rainforest in South America has greatest biodiversity on earth। तो थोड़े दिन पहले न्यूज भी आई थी, अमेजोन में जंगल में आग लग गई है, ठीक है। तो भाई अमेजोन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, है ना। करीब 20% जो ऑक्सीजन आता है वो अमेजोन से ही आ जाता है, ठीक है। सब प्लीज टेक माय नेम। अरे आलोक, it is home to more than 40,000 species of plant। 40,000 species of plant तो वहीं पर हैं। 3,000 of fishes, 1,300 bird, 427 mammal, 427 amphibian, 378 reptile and more than 1,25,000 invertebrates। बच्चों डेटा है, याद करना है, ऐसे क्या ऐसे ही पूरा का पूरा याद रखना। अमेजोन का डेटा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लिपकार्ट भी इंपॉर्टेंट है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, वही तो करना है ना, ये तो फर्जी है, ठीक है। साइंटिस्ट एस्टिमेट दैट इन दीज रेन फॉरेस्ट देयर माइट बी एटलीस्ट 2 मिलियन इंसेक्ट स्पीशीज वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड। बच्चों 2 मिलियन इंसेक्ट की स्पीशीज है जो भी डिस्कवरी नहीं हुई है इस एरिया में। क्या कर रहे हो, किताब बंद करो, उठो, पहुंचो बेटा अमेजोन पे, वहां पे जाके ढूंढो इंसेक्ट को। समझ में आया, एक नया इंसेक्ट ढूंढ दो, नोबेल प्राइज मिल जाएगा, जिंदगी बन जाएगी बैठ के। समझ में आया, फिर आराम से ऐसे करके बैठना, इस तरीके से ऐसे करके, ठीक है। तो पढ़ ले, ठीक है। पहले 12th का बोर्ड है, अच्छे से देना, फिर नीट का एग्जाम है वो भी अच्छे से देना, ठीक है। हाँ आजा, हाथ नीचे कर ले, हाँ कर लिया, ठीक। यहां तक समझ में आया तो यस लिखिए, यहां तक समझ में आया तो यस लिखिए, फटाफट यहां तक समझ में आया तो यस लिखिए। भाई बोर्ड के लिए भी प्लान किया है, बोर्ड के लिए भी प्लान किया है मैंने, ठीक है। ये बस कल सिलेबस खत्म होने दो, तुम देखते जाओ। ताल से ताल मिला, रजनीकांत साहब की मूवी आई है ना जेलर, उसमें वो ताल से ताल मिला, क्या नाम है डॉन का, ठीक है। अच्छा ये बताओ चैप्टर कैसा लग रहा है, इजी लग रहा है या डिफिकल्ट लग रहा है, बताओ इजी लग रहा है या डिफिकल्ट लग रहा है चैप्टर। ये सबसे इजी है, मतलब ये वो है यार, मतलब प्रकृति को जान रहे हैं अपन, प्रकृति को जान रहे हैं, है ना। हाँ इजी है, डेटा बेस्ड है। डेटा बेस है, याद करना है। What is so special about tropic that might account for the greater biological diversity? Ecologists and evolutionary biologists have proposed the various hypotheses. ऐसा क्या कारण है कि ट्रॉपिकल में टेम्परेट से ज्यादा बायोडाइवर्सिटी मिलती है? ऐसा क्या कारण है? ट्रॉपिकल रीजन इक्वेटर पर है, तो वहां पर सनलाइट बहुत ज्यादा आती है। पहला कारण हो गया कि सनलाइट जो होती है वो बहुत ज्यादा आती है। आलू को पराठा लेके बैठे, अरे देव गुप्ता भाई, ये आसान चैप्टर है, आलू का पराठा लेके बैठ सकते हो, डेटा याद करते चलो, ठीक है। तुम देखो अपन नॉर्मल एक फ्लो में पढ़ रहे हैं, आराम से मस्ती मारते हुए पढ़ रहे हैं, एकदम रिलैक्स है, ठीक है। और वो दिन याद करो जब प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, कितना प्रेशर रहता था मेंटली, भाई साहब खतरनाक खतरनाक टॉपिक। कोई भी टॉपिक उठाओ यार, पेडिग्री उठाओ, म्यूटेशन उठाओ, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर उठाओ, ऐसा लगता था कि अब खत्म हो जाए चैप्टर, अब वो चैप्टर खत्म हो जाए यार, अब तो कुछ हल्का शुरू हो। फिर शुरू हुआ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ऑपरॉन, भाई साहब तब मेहनत की, तभी तो आज रिलैक्स हैं, समझ रहे हो। मेहनत करो, तुम भी खुश रहोगे लाइफ में, बढ़िया एकदम।
ऐसा क्या कारण है कि ट्रॉपिकल रीजन के अंदर डाइवर्सिटी आपकी ज्यादा मिलती है? ट्रॉपिकल डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, भाई साहब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग समझ रहे हो, मतलब इजी नहीं होता ऑनलाइन में ये सब पढ़ाना, भाई साहब खतरनाक चैप्टर थे। अगर अगर ट्वेल्थ का सिलेबस 11th में होता और 11th का सिलेबस 12th में होता, तो अगर मुझे 12th में तुम्हें 11th का सिलेबस पढ़ाना होता तो ये बहुत बाएं हाथ का खेल है, बहुत बाएं हाथ का खेल है। लेकिन नए बैच में जाना और इस कंडीशन में, और फिर वो ये 12th का जेनेटिक्स, तो ये दोनों की तरफ से हो पाया। समझ में आया? तुमने भी मेहनत की और हमने भी मेहनत की, एक की मेहनत से नहीं होता, ये दोनों की मेहनत से हुआ। और उस जर्नी में सबसे अच्छी चीज पता है क्या थी? मैंने तुम्हें कभी ये फील होने नहीं दिया कि चैप्टर डिफिकल्ट है या ये वो है। कभी तुम्हें ये कहा ही नहीं कि ये नहीं हुआ तो वो हो जाएगा, ये दुनिया के सबसे डिफिकल्ट है और ये वो हमें करना है और ना। तुम जीवन में एक चीज याद रखो, प्रेशर लेके पढ़ाई मत करना कभी भी, ठीक है? प्रेशर लेके पढ़ाई नहीं करना, एकदम रिलैक्स होके पढ़ाई करना। तुम्हें लगता है कि हमें 7 बजे पढ़ने बैठना था टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, और तुम 7 बजे नहीं बैठ पाए, 7:10 हो गए। 50% जनता यहीं पे प्रेशर ले लेती है, यार मेरा टाइम टेबल बना हुआ है पूरा, मुझे पढ़ना था, मेरा नहीं हो पाया यार, क्या होगा, ये होगा वो होगा। आप में से आधे लोग हैं जिन्होंने सोचा था रात में बहुत सारा पढ़ना है, लेकिन पढ़ नहीं पाए होंगे। तो भी क्लास चलते चलते ये चल रहा है, यार कल रात को मैं नहीं पढ़ पाया यार, ये यार अब क्लास खत्म हो मुझे पढ़ना है। प्रेशर लेके नहीं पढ़ना, एकदम रिलैक्स। 7 बजे पढ़ने बैठना था, 7:10 हो गए, हाँ 10 मिनट लेट है, हाँ तो 10 मिनट और बर्बाद कर ले, 7:20 पे बैठ जा, रिलैक्स माइंड से। समझ में आया? रिलैक्स माइंड से। तो ऐसा क्या कारण है? ट्रॉपिकल रीजन इक्वेटर पर आते हैं, इक्वेटर पे धूप ज्यादा आती है, लाइट ज्यादा आती है, पहला कारण तो यह है। दूसरा, बहुत पहले टेम्परेट रीजन में ग्लेशिएशन हुआ था, मतलब ग्लेशियर पिघले थे, तो बहुत सारे प्लांट और एनिमल मर गए। बहुत पहले हैवी ग्लेशिएशन हुआ था, बहुत सारा ग्लेशिएशन मतलब ग्लेशियर पिघले थे, जिसकी वजह से बहुत सारी डाइवर्सिटी का लॉस हो गया। दो कारण आपके हो गए। तीसरा तीसरा ट्रॉपिकल रीजन का जो इन्वायरमेंट है वो ज्यादा कांस्टेंट है, ठीक है, प्रिडिक्टेबल है। देखो अब आपको पता ही ना हो, ठीक है, कि आप बाहर निकल रहे हो एकदम से बारिश आ जाए, ठीक है, आप निकल रहे हो धूप धूप है आपकी आ गई बारिश, आप निकल रहे हो ठंडी के कपड़े पहन के एकदम और आ जाए धूप। जहाँ इन्वायरमेंट अनप्रिडिक्टेबल होता है वहाँ दिक्कत आती है। जहाँ टेम्परेचर कौन जहाँ इन्वायरमेंट में क्लाइमेटिक कंडीशन कांस्टेंट है, वहाँ स्पीशीज अपने आप को एडेप्ट कर चुकी होती हैं। अब रातों रात तो एडेप्ट होती नहीं है, टाइम लगता है, इतने में वो एडेप्ट होंगी, इतने में इन्वायरमेंट चेंज हो जाएगा, तो भाई दिक्कत आती है। तो ट्रॉपिकल रीजन में इन्वायरमेंट मतलब कांस्टेंट है आपका। देखिएगा, some important ones are speciation is generally a function of time। स्पीसीएशन मतलब होता है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, किसी नई स्पीशीज का बनना इस फंक्शन ऑफ टाइम। तो भैया कोई भी नई स्पीशीज कब बनेगी? जब इवोल्यूशन होगा। तो इवोल्यूशन रातों रात नहीं होता, फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। अनलाइक टेम्परेट रीजन सब्जेक्टेड टू फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशन इन द पास्ट, tropical latitude have remained relatively undisturbed for millions of year। तो ग्लेशिएशन टेम्परेट रीजन में हुआ, ट्रॉपिकल रीजन के अंदर ग्लेशियर नहीं पिघले, वो अनडिस्टर्ब रहा मिलियंस ऑफ ईयर, ठीक है। और किसी भी नई स्पीशीज को बनने में टाइम लगता है, रातों रात नई स्पीशीज नहीं बनती। had a long evolutionary time for species diversification। Tropical environment unlike temperate one are less seasonal, relatively more constant and predictable। ट्रॉपिकल का जो इन्वायरमेंट है वो आपका लेस सीजनल, मोर कांस्टेंट, मतलब एक जैसा इन्वायरमेंट है, आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। ये है दूसरा रीजन। सच कांस्टेंट इन्वायरमेंट प्रमोट निके स्पेशलाइजेशन। निके स्पेशलाइजेशन जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, कि कई कई स्पीशीज हैं वो अपने आप को क्या कर चुकी होंगी, एडेप्ट कर चुकी होंगी कि हमें इसी इन्वायरमेंट में रहना है। जैसे कि मेरे घर में ये बोर्ड लग गया, ठीक है, अब मुझे मालूम है दो चीजें, मुझे मालूम है स्टेबिलिटी कब होती है, कब होती है बताओ? स्टेबिलिटी तब होती है जब मुझे मालूम है
कि भैया मुझे सारी जिंदगी पीडब्ल्यू में रहना है, और जो कि रहना ही है, तो भाई ये बोर्ड मैं अपनी सारी जिंदगी इस कमरे में लगा सकता हूं। अब जहां स्टेबिलिटी ना हो कि भैया 1 महीने बाद यहां जाना है, 1.5 महीने बाद यहां जाना है, 2 महीने बाद यहां जाना है, तो भैया बोर्ड को मूव कराने में भी 1 लाख रुपए का खर्चा आता है। तो अगर मुझे मालूम है कि मेरे को सारी जिंदगी पीडब्ल्यू में रहना है, पूरा का पूरा पता है, तो मैं अपने घर में बोर्ड लगवाऊंगा कि मुझे तो सारी जिंदगी इसी बोर्ड पे पढ़ाना है, इसी कमरे में लगवाऊंगा, इसी दीवार में रहूंगा। बात समझ में आया? अरे बात समझ में, और ये बात सत्य है, ये बात सत्य है। रिकॉर्ड कर लो, चलो रिकॉर्ड कर लो। सर ने बोला सारी जिंदगी पीडब्ल्यू में रहना है, रिकॉर्ड कर लो। रहना है बेटा, रहना है। समझ में आया? रहना है, रहना है, याद रखना। तो उससे क्या होती है? स्टेबिलिटी होती है। उससे क्या होती है? स्टेबिलिटी होती है। ठीक है, उससे क्या होती है? स्टेबिलिटी होती है। समझ में आया? कौन बेहतर है, कौन अच्छा है, कौन खराब है, ये तो वक्त डिसाइड करेगा, लेकिन कौन अंत तक खड़ा रहा वो ज्यादा बड़ी बात है। Such constant environment promote Nikkei specialization and leads to greater species diversity. There is Nikkei specialization कब आएगा? Nikkei specialization कब आएगा? ठीक है, Nikkei specialization कब आएगा? Nikkei specialization कब आएगा? Nikkei specialization कब आएगा? जब environment आपका constant रहेगा। अरे तुम अभी ऐसे कमेंट मत करो, है ना, ऐसे कमेंट मत करो, ठीक है। आई एम अ फैमिली मैन, बहुत सिंपल हूं। जब पहले दिन आया था तब भी बताया था, एक आम सी फैकल्टी है, सिंपल सी फैकल्टी है, मेहनत करके पढ़ाता हूं, ठीक है, मेहनत करके कॉन्सेप्ट तैयार करके तुमको पढ़ाता हूं, बस यही है, ठीक है। आ जाओ। There is more solar energy available in tropic which contribute to higher productivity. भाई सनलाइट अगर ज्यादा होगी, सनलाइट ज्यादा होगी, ठीक है, सनलाइट ज्यादा होगी, फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा, प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी। दिस इन टर्न माइट कॉन्ट्रीब्यूट इनडायरेक्टली टू ग्रेटर डाइवर्सिटी। जितनी ज्यादा सनलाइट उतना ज्यादा फोटोसिंथेसिस, उतनी ज्यादा आपकी क्या होगी? प्रोडक्टिविटी होगी, प्रोडक्टिविटी होगी। स्पीशीज एरिया, स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, ठीक, इसको भी समझिएगा आप, ये चीज समझिएगा। स्पीशीज एरिया यहां तक समझ में आया तो आप यस लिखिए। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया, यहां तक आपको समझ में आ गया। अब सुनना, ध्यान से सुनना। स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, ठीक है। पहले देखो, देखो बच्चों यहां पर देखो, इसके बाद है इसके बाद है आपका, यहां पढ़ते हम, ठीक है, इसके बाद है आपका स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, ठीक है, स्पीशीज एरिया, ये रही आपकी एनसीईआरटी। इसके बाद है आपका स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, और इसके बाद जो आपका दिया है, इसके बाद जो आपका दिया है, यहां तक है, इसके बाद आपका दिया है ये वाला इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी। तो पहले मैं आपको ये वाला बता रहा हूं क्योंकि टाइम मेरे पास अभी कम है, 5:35 है, और इसका कंटेंट भी ज्यादा है और इंटरेस्टिंग है। पहले ही इसको पढ़ेंगे, ठीक है, फिर मैं आपको ये पढ़ाऊंगा, ठीक है। देखिए, मैंने आपका सिर्फ अभी ये वाला पोर्शन छोड़ा है, ये वाला पोर्शन,
स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, ठीक है, ये मैं आपको कल करा दूंगा। अभी मैं आपको ये पढ़ा रहा हूं, द इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी टू इकोसिस्टम, ये पूरा का पूरा पैराग्राफ, ठीक है, बड़ा बड़ा पैराग्राफ पढ़ाऊंगा, ठीक है, समझिएगा जरा, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। आज क्लास होगी 6 बजे तक, ठीक है। आप देखो लास्ट क्लास छोटी क्लास थी, ठीक है, और अब तो क्लासेस बड़ी हो भी नहीं रही, आसान आसान चैप्टर है, मैं कोई एक्स्ट्रा क्लास भी नहीं ले रहा हूं। तो आज की जो क्लास होगी वो 6 बजे तक होगी। कितने बजे तक होगी? 6 बजे तक होगी। और आप बिल्कुल शांति से इसी तरीके से बैठेंगे और कॉपरेट करेंगे मेरे साथ, क्योंकि मैं आपके लिए प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस का 8 घंटे का लेक्चर शूट करूंगा, ठीक है, मॉलिक्यूलर बेसिस का भी दूंगा। तो इतना अगर मैं आपके लिए करूंगा तो आप मेरे साथ थोड़ा सा करेंगे, कॉपरेट करेंगे, ठीक है। आ जाओ, ये पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा मैं, ये पूरा का पूरा जो पैराग्राफ है ना, ये पूरा एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। फिर कल ये अपन आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ, आओ फटाफट आना, ठीक है। Does the number of species in a community really matter to the function of ecosystem? This is question for which ecologists have not been able to give definitive answer. बड़े बड़े इकोलॉजिस्ट इसका आंसर नहीं दे पाए क्लियरली, तो मैं कहां से दूंगा दूंगा मैं भाई, रुक जा, ठीक है। डज द नंबर ऑफ स्पीशीज इन अ कम्युनिटी रियली मैटर टू द फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम? यस, मैटर है। बताऊंगा अभी कैसे है, बताऊंगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला कि एक एरिया में 1000 आम के पेड़ हैं, आप उसमें से 10 पेड़ काट दो, 5 पेड़ काट दो, आपका सिस्टम पे उतना कोई असर नहीं पड़ेगा। बट अगर कहीं पर आपके 10 पेड़ हैं आम के, आप वहां एक पेड़ भी काट दो तो वहां पे फर्क पड़ेगा। जिन स्पीशीज का नंबर ज्यादा है, जिसके इंडिविजुअल ज्यादा है, उसकी डोमिनेंसी ज्यादा होती है। इतने सारे पेड़ होंगे, अगर कुछ का लॉस भी हो जाएगा तो पता नहीं चलेगा। भाई आप किसी जंगल में जाइए, ठीक है, वहां पर डेली एक आदमी एक एक पेड़ काट रहा है, वो एक पेड़ नोटिस में नहीं आता, क्योंकि जंगल में बहुत सारे आपके क्या है, पेड़ हैं। हाँ, लास्ट चैप्टर डिलीट हो गया इन्वायरमेंट वाला, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन फॉर विच इकोलॉजिस्ट हैव नॉट बीन एबल टू गिव अ डेफिनेटिव आंसर। For many decades, ecologists believe that community with more species, मतलब जितने ज्यादा आम के पेड़ होंगे, generally tends to be more stable than those with less species. तो भैया एक एरिया में बहुत सारे पेड़ हैं, एक एरिया में पेड़ ही नहीं है, ठीक है। तो अगर जहां पेड़ कम है वहां आप एक पेड़ भी काटोगे तो नोटिस में आ जाएगा। What exactly is stability for a biological community? एक्चुअल में आप किसी इकोसिस्टम को स्टेबल किस बेसिस पे बोलोगे, किस बेसिस पे बोलोगे? A stable community should not show too much variation in productivity from year to year. मेरे आम के बाग हैं, ठीक, पहले साल तो उसमें करीब आपके 5000 आम मुझे मिले, दूसरे साल 2000 मिले, तीसरे साल उसमें 700 आम मिले, फिर वहां पर अगले साल 1000 मिले, फिर 300 आम मिले। तो भैया ये क्या हुआ? ये आपका क्या हुआ? वेरिएशन है प्रोडक्टिविटी में। ऐसे मजा नहीं है। हर साल मेरे पेड़ों में से 2000 2500 आम आए, एक कांस्टेंट आए, वेरिएशन ना आए प्रोडक्टिविटी में, तो मेरे बागान की जो वैल्यू है बढ़ेगी, वो जो इकोसिस्टम होगा वो स्टेबल होगा। अ स्टेबल कम्युनिटी शुड नॉट शो टू मच वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी। पहली चीज तो ये हो गई। इट मस्ट बी ईदर रेजिस्टेंट और रीसाइलेंट टू ओकेशनल डिस्टर्बेंस, नेचुरल एंड मैन मेड। कोई बाहर की स्पीशीज, कोई बाहर का प्लांट मेरे आम के बाग में आया और मेरे आम के बागों को कोई दिक्कत ही नहीं हुई, मतलब बाहर से कोई एलियन स्पीशीज आई और एक्सोटिक स्पीशीज आई, लेकिन आपकी जो एग्जिस्टिंग इकोसिस्टम है उसको ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाई। मतलब आपका जो इकोसिस्टम है कैसा है? रेजिस्टेंट है। और रीसाइलेंट का मतलब होता है अगर आपके इकोसिस्टम पे डिस्टरबेंस हुआ तो आपका इकोसिस्टम उस डिस्टरबेंस से बहुत जल्दी रिकवर कर गया, इसको बोलते हैं रीसाइलेंट।
उसको बोलते हैं रीसाइलेंट। ठीक है, रेजिस्टेंस का मतलब होता है बाहर की कोई स्पीशीज आए और मेरे आम के पेड़ों को नुकसान ना पहुंचा पाए, रेजिस्टेंट। रीसाइलेंट का मतलब होता है थोड़ा बहुत मेरे आम के पेड़ों को नुकसान पहुंचा, लेकिन फिर मेरे पेड़ों ने खुद इस तरह से कुछ केमिकल बनाने स्टार्ट कर दिए जिसकी वजह से वो जो स्पीशीज आई थी उसको नुकसान होने लगा। इसको बोलते हैं रीसाइलेंट। तो भैया अगर मेरे आम के पेड़ों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है या फिर थोड़ा बहुत फर्क पड़ा लेकिन वो उससे उभर गए, रीसाइलेंट, तो मतलब आम के पेड़ में बात है। इट मस्ट बी रेजिस्टेंस टू इन्वेजन बाय एलियन स्पीशीज। डिस्टर्बेंस नेचुरल भी हो सकता है, प्राकृतिक आपदा आ गई, ठीक है, प्राकृतिक आपदा आ गई नेचुरल या मैनमेड, आपके द्वारा डिस्टर्बेंस हुआ जंगल के अंदर, ठीक है। रेजिस्टेंस टू इन्वेजन बाय एलियन स्पीशीज, एलियन एक्सोटिक जो बाहर से आते हैं, ठीक है। चलो यहां तक समझ में आया तो यस लिखिए, यहां तक आपको समझ में आया तो आप यस लिखिए, यहां तक आपको समझ में आया तो आप यस लिखिए। We don't know how these attributes are linked to species richness in a community। हमें नहीं पता कि हम इसको स्पीशीज रिचनेस से कैसे रिलेट करेंगे, बट एक साइंटिस्ट थे डेविड टिलमैन, लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट यूजिंग आउटडोर प्लॉट्स प्रोवाइड सम टेंटेटिव आंसर। इन्होंने इकोसिस्टम पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, किन्होंने, डेविड टिलमैन ने। टिलमैन फाउंड दैट plots with more species show less year to year variation in total biomass। क्या मतलब है इसका? अगर 2000 आम के पेड़ हैं और उनमें से हर साल 4 या 5 पेड़ मर भी रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि स्पीशीज का नंबर ज्यादा है। plots with more species show less year to year variation in total biomass। अगर मेरे 5 ही आम के पेड़ होंगे तो दिक्कत हो सकती है, जो आम का नंबर होगा उसमें फ्लक्चुएशन आ सकती है। अगर मेरे पास बहुत सारे पेड़ हैं, 2-3 पेड़ अगर कट भी गए तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, बायोमास में वेरिएशन नहीं आएगी। ऐसा तभी होगा जब स्पीशीज का नंबर ज्यादा होगा। He also show that in his experiment increased diversity contribute to higher productivity। जितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी, जितने ज़्यादा डिफरेंट टाइप के प्लांट्स होंगे, जितने ज़्यादा डिफरेंट टाइप के एनिमल होंगे, उतनी ज़्यादा फूड चेन होगी, उतनी ज़्यादा फूड वेब होगी, इकोसिस्टम उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। जितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी उतनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी। जितना स्पीशीज का नंबर ज़्यादा होगा, बायोमास के अंदर वेरिएशन उतनी ही कम होगी, इकोसिस्टम उतना ही स्टेबल रहेगा। Although we may not understand completely how species richness contribute to well-being of an ecosystem, हम इस चीज को बहुत क्लियरली नहीं समझ पाते कि किसी जंगल में अगर स्पीशीज का नंबर बहुत ज्यादा है तो इकोसिस्टम स्टेबल कैसे है। हम इस चीज को क्लियरली अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि किसी जंगल में अगर स्पीशीज का नंबर ज्यादा है तो वो जंगल स्टेबल क्यों है। तो कैसे समझेंगे? देखो, वी नो इनफ टू रियलाइज दैट रिच बायोडाइवर्सिटी इज नॉट ओनली एसेंशियल फॉर इकोसिस्टम हेल्थ बट फॉर द वेरी सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन रेस। तो भैया इतनी जो रिच बायोडाइवर्सिटी है वो सिर्फ उस जंगल के लिए जरूरी नहीं है बल्कि हमारे लिए भी जरूरी है। जितने अभी मैंने तुम्हें बताया प्लांट एनिमल का क्या रोल है, तो भैया इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी के लिए ही स्पीशीज रिचनेस जरूरी नहीं है, हमारे लिए भी जंगल जरूरी है, हमारे लिए भी जंगल जरूरी है। धनेश्वरी लिख रही है सर छुट्टी, दीवानी अभी कहां बेटा छुट्टी? At a time when we are losing species at an alarming pace, हम स्पीशीज को लूज कर रहे हैं, स्पीशीज जो है आपकी एक्सटिंक्ट होती जा रही है। One might ask, does it really matter to us if few species become extinct? अगर इतने सारे ब्रह्मांड में अगर कुछ स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो भी रही हैं तो क्या ये रियली एक अलार्मिंग सिचुएशन है? ये सवाल हमसे किया गया है। Would Western Ghat ecosystem be less functional if one of its tree frog species is lost forever? No। देखिए, वेस्टर्न घाट इकोसिस्टम में आपका एक फ्रॉग की स्पीशीज
वन ऑफ इट्स ट्री फ्रॉग स्पीशीज इज लॉस्ट फॉर एवर। तो क्या ये सच में खतरे की घंटी है? इन सारे सवाल के जवाब आपको अगले 15 मिनट में मिल जाएंगे। इन सारे सवाल के जवाब, पहला सवाल क्या है? पहला सवाल यह है कि अगर एक दो स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो रही है तो क्या यह अलार्मिंग सिचुएशन है? पहला सवाल ये। दूसरा सवाल यह है कि एक फ्रॉग की स्पीशीज है जिसको आप ट्री फ्रॉग बोल रहे हैं, अगर ट्री फ्रॉग की एक ट्री फ्रॉग का एक स्पीशीज अगर एक्सटिंक्ट हो जाए तो क्या यह अलार्मिंग सिचुएशन है? ठीक है, क्या है, क्या लिख रहा है ये? हाँ, तो अगर देखिए दो सवाल हैं कि अगर एक दो स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो भी रही है इतने बड़े ब्रह्मांड में तो क्या यह अलार्मिंग सिचुएशन है? दूसरा सवाल, अगर ट्री फ्रॉग, फ्रॉग की स्पीशीज है, ट्री फ्रॉग की एक स्पीशीज अगर गायब हो गई तो क्या यह खतरे की घंटी है? यह सवाल है, इनके जवाब अभी आपको मिल जाएंगे। हाउ इज आर क्वालिटी ऑफ लाइफ अफेक्टेड इफ वी से इंस्टेड ऑफ 20,000 वी हैव ओनली 15,000 स्पीशीज ऑफ आंट्स? 20,000 में से चींटी की 15,000 स्पीशीज हैं। क्या यह खतरे की घंटी है? क्या टी फ्रॉग की एक स्पीशीज हमेशा के लिए गायब हो जाए, क्या यह खतरे की घंटी है? क्या दो चार स्पीशीज आपकी गायब हो जाए, क्या यह खतरे की घंटी है? इन सारे सवालों के जवाब आपको यहां पर मिलेंगे। अब आपको मिलेंगे। There are no direct answer to such naive question, but we can develop a proper perspective through an analogy। समझिए, बहुत मस्त चीज है, इसको समझिएगा। जब भी फ्लाइट में बैठोगे, मेरे को तो बहुत डर लगता है फ्लाइट में, जब भी फ्लाइट में बैठोगे तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद आएगा। ठीक है, मान लीजिए आप ये मान लीजिए कि एक फ्लाइट आपकी लैंड हुई और उसमें 70 पैसेंजर थे, 70 पैसेंजर थे। ठीक है, तो जब भी फ्लाइट किसी जगह पर लैंड होती है तो इसमें से हर पैसेंजर अपने साथ सीट पर, मान लीजिए ऐसे समझिए, एक फ्लाइट लैंड हुई, उसमें 70 पैसेंजर थे। कितने पैसेंजर थे? 70 पैसेंजर थे। उसमें से हर पैसेंजर अपने साथ एक नट बोल्ट अपनी सीट का खोल के ले गया। ठीक है, नट बोल्ट अपनी सीट का खोलकर ले गया। ठीक है, हर पैसेंजर अपने साथ नट बोल्ट सीट का खोल के ले गया। तो अगर ऐसा हर बार होगा, जब भी फ्लाइट लैंड हो रही है, मेरी सीट में 10-12 नट बोल्ट है। ठीक है, मैंने उसमें से एक खोल लिया। ठीक है, 10 में से एक नट बोल्ट मैंने खोल लिया, अभी 9 तो है ना। तो अगली फ्लाइट में मैं फिर गया, फिर मैंने एक और खोल लिया, अब 8 रह गए, फिर मैंने एक और खोल लिया। तो स्टार्टिंग में जब लोगों ने उसके नट बोल्ट खोलने स्टार्ट किए तो फ्लाइट की सेफ्टी पर उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर धीरे धीरे करके लोगों ने उसके नट बोल्ट हर लैंडिंग में खोलने स्टार्ट हुए तो एक टाइम आएगा कि फ्लाइट की सेफ्टी पर इफेक्ट पड़ेगा। तो अगर एक आधी स्पीशीज एक्सटिंक्ट होती है तो उतना फर्क नहीं पड़ता, बट धीरे 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 एक स्पीशीज एक्सटिंक्ट हुई तो उस पर जो डिपेंड होगी वो एक्सटिंक्ट होगी। तो धीरे धीरे करके अगर स्पीशीज की एक्सटिंक्ट का नंबर धीरे धीरे अगर बढ़ता जाएगा तो कहीं ना कहीं जाके जंगल की स्टेबिलिटी इफेक्ट होगी। तो पहली चीज तो ये है, ये लिखा हुआ है इसके अंदर, आई एम नॉट लुकास, यू आर लुकास, यू आर माई लुकास एंड लुकीस। ठीक है, एवरीथिंग इज रिटन हेयर। ठीक है, ये स्टोरी इसके अंदर लिखी हुई है। ये चीज समझ में आई तो यस बोलिए, ये चीज आपको समझ में आई तो यस बोलिए, ये चीज आपको समझ में आई तो यस बोलिए। मैं प्लेन का इंजन खोलूंगा। मोहित, बहुत बढ़िया भाई, मोहित बहुत बढ़िया, इनके लिए ताली बजाए, बहुत बढ़िया। अरे लुखे बहुत बढ़िया बेटा, इनके लिए ताली बजाई जाए। मैं इंजन खोलूंगा, शर्म नारी तुम्हें, इंजन खोलोगे? ठीक है, बात मोहित ने सही कही, सुनना जरा ध्यान से, उसी की बात को एक्सटेंड करना है, वो भी किताब में लिखा हुआ है। ठीक है, अगर आप हर लैंडिंग में एक एक नट बोल्ट खोल के ले जाते थे। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, आपने फ्लाइट में जो सीट है उसके नट बोल्ट खोले,
तब ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, या फिर आपने देखा आराम से ऐसे हाथ लगा के आप एक नेट बोल्ट खोल रहे हो, आपने देखा कि एक लुखा फ्लाइट के विंग्स पे चढ़ा हुआ है और वहां नेट बोल्ट खोल रहा है। ज्यादा खतरनाक रिस्क कब है, सीट के नेट बोल्ट खोलोगे या विंग्स के नेट बोल्ट खोलोगे? तुमने विंग्स के एक दो ही नेट बोल्ट खोल दिया, एक नेट बोल्ट ही खोल दिया। लड़का तो अच्छा था, बहुत मेहनत करता था, पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था। अगर तुमने एक नेट बोल्ट ही खोल दिया विंग्स का, तो भाई खेल खत्म, खेल खत्म, खेल खत्म, टाटा बाय बाय। तो ये याद रखना, जंगल से कौन सी स्पीशीज गायब हुई इससे फर्क पड़ता है, बट इससे ज्यादा फर्क यह पड़ता है कि जंगल से कौन सी स्पीशीज गायब हुई। अगर डेजर्ट में कैमल ही नहीं होगा तो बकरियां लेके जाओगे क्या? डेजर्ट की सबसे इंपॉर्टेंट स्पीशीज, कीस्टोन स्पीशीज, जो इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर डिटरमाइन करती है, वो है, उस स्पीशीज को बोलते हैं कीस्टोन स्पीशीज। उस स्पीशीज को बोलते हैं कीस्टोन स्पीशीज। स्पीशीज का गायब होना, कुर्सियों के नट बोल्ट का मतलब है नॉर्मल स्पीशीज गायब होना, लेकिन विंग्स के नट बोल्ट खुलने का मतलब है जंगल से कीस्टोन स्पीशीज का गायब होना। देखिए, सीट के नट बोल्ट खोल दिए, सीट के नट बोल्ट खोल दिए, धीरे धीरे सीट के नट बोल्ट कम हो रहे हैं, मतलब नॉर्मल स्पीशीज जंगल से गायब हो रही है। लेकिन विंग्स के नट बोल्ट खोल दिए, इसका मतलब कीस्टोन स्पीशीज गायब हो गई, वो स्पीशीज जो इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर डिटरमाइन करती है। अरे जंगल से शेर ही गायब हो जाएगा तो भाई जंगल में फर्क पड़ेगा। डेजर्ट से अगर कैमल ही गायब हो जाएगा तो फर्क पड़ेगा। अगर आप कुर्सी के नट बोल्ट खोलोगे तो धीरे 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 आगे जाकर फ्लाइट की सेफ्टी को इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन विंग्स का अगर एक नट बोल्ट खोल दिया आई एम लुकास, आई एम रोनी स्क्रू वाला, आई एम गोइंग टू, मैं सारे नट बोल्ट खोलूंगा। अगर विंग्स का एक भी खोल दिया तो खेल खत्म। तो कीस्टोन स्पीशीज अगर गायब होती है तो फर्क पड़ता है। आ जाएगी द रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। अब तुम जब भी फ्लाइट में बैठोगे, माय लुकास एंड माय लुकीज, आपको यह चीज याद आएगी, ये चीज याद आएगी। फ्लाइट में जाओगे, एक सेल्फी लेना, मास्क लगाना, सेल्फी लेना और ये लिख देना रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। जो साइंस का स्टूडेंट होगा वो एकदम से कहेगा वाओ ये तो मतलब खतरनाक है। सेंस ऑफ ह्यूमर समझ में आया? ठीक है। यूज बाय स्टैनफोर्ड इकोलॉजिस्ट पॉल एरलिक। पॉल एरलिक ने बताया इन एन एयरप्लेन, एयरप्लेन का मतलब है इकोसिस्टम, एयरप्लेन का मतलब है इकोसिस्टम, ऑल पार्ट्स आर जॉइंड टुगेदर यूजिंग थाउजेंड्स ऑफ रिवेट्स। रिवेट्स मतलब नट बोल्ट, रिवेट्स मतलब नट बोल्ट, मतलब रिवेट्स का मतलब क्या हो गया? स्पीशीज। तो एयरप्लेन का मतलब क्या हुआ? एयरप्लेन का मतलब हुआ इकोसिस्टम, ठीक है। और रिवेट्स का मतलब क्या हुआ? रिवेट्स का मतलब हुआ नॉर्मल स्पीशीज। कौन से रिवेट्स? कौन से रिवेट्स? चेयर वाला रिवेट्स। और जो रिवेट्स विंग पे है उसका मतलब हुआ कि स्टोन स्पीशीज। तो आप देखिएगा, बस 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। एयर होस्टेस क्या लिख रहा है ये? अबे ये लिख रहा है एयर होस्टेस ले जाऊंगा, बेच दूंगा। अरे लुखे तभी तो तू फ्लाइट में नहीं बैठा होगा अभी तक, ठीक है। यही काम करेगा, यही काम करेगा, ये काम नहीं करने हैं, ठीक है। ये देख, if every passenger traveling in it start popping a rivet to take home causing a species to become extinct, it may not affect flight safety, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम। अगर जंगल से कोई एक स्पीशीज गायब हुई, धीरे धीरे फिर अगले दिन फिर एक गायब हुई, फिर एक गायब हुई, तो शुरू में जंगल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फ्लाइट की सेफ्टी कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनिशियली।
बट एज मोर एंड मोर रिवेट्स आर रिमूव्ड, अगर वहां लुखास ज्यादा हो गए हैं, लुखा लोग ज्यादा हो गए हैं और वो नट बोल्ट डेली खोल रहे हैं चेयर का, द प्लेन बिकम डेंजरसली वीक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. फर्दरमोर विच रिवेट इज रिमूव्ड में ऑल्सो भी क्रिटिकल. कौन सा रिवेट निकाल रहे हो? लॉस ऑफ रिवेट ऑन द विंग्स, की स्पीशीज, कीस्टोन स्पीशीज that drive major ecosystem function is obviously a more serious threat to flight safety than loss of few rivets on the seat और विंडो से लेते हैं ना फोटो, वहां से खोल लिया. सोचो तुम विंडो का खोल रहे हो और एक लुखा विंग पे बैठा हुआ. इमेजिन करो जरा, एक्चुअली में इमेजिन कर जाओ ये पिक्चर. सोचो मतलब क्या खेल होगा. हो गया भाई. देखो इसलिए मैंने पहले आपको ये पढ़ाया, क्योंकि देखिए हमें कितनी 1 2 3 4 5 6 7 8 स्लाइड एकदम से हमारी हो गई. ठीक है, तो यहां तक समझ में आया तो एक कमेंट जरूर करना. ठीक है, और पूरा अच्छे से पढ़ाया, एक एक चीज आपको समझाया है. चैप्टर आसान है ये, ठीक है, इसलिए इसको इस तरीके से पढ़ाया. आप खुद समझ गए होंगे. अब मैं क्या नोट्स लिखा था यार, प्लेन लेकर आया मैं, मेरे बगीचे में आम के पेड़ ज्यादा हैं. मेरी बात समझ रहे हो? अलग टाइप का चैप्टर है ये, है ना. टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है आपका, समझ में आया? टाइम आपका बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है. इसलिए देखिए ये कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा. तो एक कमेंट करके बताना ऐप में क्लास कैसी लगी. ठीक है, और ठीक है, मस्त होके बैठना, चौड़े होके बैठना. ये गजब था भाई, ये प्लेन वाला गजब था भाई. पर ये एयर होस्टेस नहीं, ये काम नहीं करने, ये काम नहीं करने. ठीक है, चलो भाई, थैंक यू भाई, थैंक यू.